आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में किसान नेता। अभी हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन पोस्टर में सबको पता भी है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है, तो अभी हम थोड़ी देर में बता देते हैं। तो हमारा आज का खास प्रोग्राम है करो कॉल पूछो सवाल, और हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। आज किसान के मुद्दे पे खुली चर्चा होगी, खुली बहस होगी, और लॉकडाउन के लेके भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में जहाँ पे सुविधा नहीं पहुँच रही है, जो नीचे गरीब तबका है वो कैसे गुजर बसर कर पाएगा इन 7 दिन में, तो वो भी आप अपनी बात इन नेताओं के साथ रख सकते हैं। किसान नेता हैं मेरे साथ और बीजेपी के नेता हैं, और किसान बिलों पे तो चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आज फिर बेबाक तरीके से बातचीत होगी। आप अभी अपना फ़ोन उठाइए तुरंत और घुमा दीजिए। हमारे नंबर 9588 तो अभी आप कॉल कर सकते हैं 9588 पे कॉल कर सकते हैं। तो हम अपने नेताओं से मिला देते हैं। कॉलर अभी शुरू भी हो चुके हैं हमारे साथ फ़ोन आने, लेकिन थोड़ी देर रुक के हम उनका फ़ोन उठा पाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, रूबरू करवा देते हैं, उनका साक्षात्कार करवा देते हैं। हमारे साथ किसान नेता 40 सदस्य टीम के अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके सभी दर्शकों को, आपके कैमरा सहयोगी को हाथ जोड़ के राम राम जी। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आप जानते भी होंगे, एडवोकेट सुनील सोरान। और कई लोगों को हमारे पास कमेंट्स फ़ोन द्वारा, सैकड़ों लोगों के आज फ़ोन भी आए हैं कि आपके पास सिर्फ एक ये ही बीजेपी के लीडर हैं, और बीजेपी के लीडर को क्यों नहीं बुलाते आप? तो और बीजेपी के लीडर आना ही नहीं चाहते कैमरे के सामने। और ये सुनील सोरान ये बेबाक तरीके से मेरे साथ बातचीत करते हैं किसानों नेताओं के साथ। अगर और कोई किसान नेता आना चाहे तो हम उनके साथ भी तैयार हैं, किसान नेताओं के साथ बैठने के लिए। तो हम कृषि मंत्री से भी कई बार बातचीत कर सके हैं, और ओम प्रकाश धनखड़ से भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, और बड़े बड़े लीडरों से भी हमारे साथ बातचीत हो चुकी है डिबेट को लेके, परंतु वो कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नेता हो, अगर डिबेट में आना चाहे, हमारे कुहाड़ साहब हैं और 40 सदस्य किसान नेता टीम के सदस्य हैं, युवा हैं, तो हम तैयार हैं उस नेता के साथ। अगर आपके साथ ऐसा कोई आपके पास नेता है तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सोरान, जो पहले सरपंच भी रह चुके हैं। सुनील जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लंबा साहब, और मैं तो आपका आभारी हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मेरी पार्टी की तरफ से इस संवाद कार्यक्रम का संयोजक हूं, और उसके लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से, ग्रामीणों से मिलूं, उनसे बात करूं, और ये जो 3 कृषि कानून है जिसके बारे में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको मैं क्लियर कर सकूं। क्योंकि आज कोरोना का समय है और लोगों से 1 to 1 मिलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे समय में मेरी बात को संवाद के रूप में लोगों तक पहुंचाने में जो आप मेरी सहायता कर रहे हो, आपके न्यूज़ चैनल हरियाणा न्यूज़ 24 मेरी जो हेल्प कर रहा है, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। साथ साथ मैं अभिमन्यु कुहाड़ जी का भी स्वागत करता हूं। मेरे और कुहाड़ साहब के 2 व्यूज़ हैं, उनकी अपनी एक सच्चाई है, मेरी एक अपनी सच्चाई है। मैं समझता हूं कि कुहाड़ साहब और उनकी टीम मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से 2016 के कारणों से नाराज़ था, और किसान बिल के नाम पर उसको बहका के, बरगला के आगे लेके आए हैं, और अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश करने के लिए ये सब आंदोलन चला रहे हैं, प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। इस कोविड के समय में जब जरूरी ये था कि लोकतांत्रिक तरीके से हम पहले इस महामारी से लड़ते, इस महामारी से बाहर निकलते, उसके बाद जो आपके जो कोई भी इश्यूज़ हैं उसे शांतिपूर्ण ढंग से आप एड्रेस करते। फिर दूसरा लोकतांत्रिक तरीका यही है इस देश के अंदर से, जिस प्रकार आज बंगाल के अंदर हुआ, जो आज टॉक ऑफ द टाउन है। हर जगह पर, सभी बॉर्डर्स पर इस बात की चर्चा होती है कि किसानों के कारण ये ऐसा क्लेम करते हैं कि हम बंगाल का चुनाव जीतने में कामयाब हुए। ये काम हर जगह किया जा सकता है। आप अपनी बात लेके लोगों के बीच में जाते हो,
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता लोगों के बीच में अपनी बात लेके जाते हैं। अब जनता को डिसाइड करना है कि वो किस एंगल पे जाती हैं। तो मैं तो आपका आभारी हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिमन्यु जी का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। अभिमन्यु जी, सुनील जी, क्या आप क्या सोच रहे हैं? अभी अभिमन्यु जी आपसे कड़क सवाल नहीं करेंगे, या ये किसान नेता हैं, या ये आप इनको मस्का मार रहे हैं, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है? अभी आपकी क्या सोच रहे हैं? तो हम अभिमन्यु जी, हम चाहेंगे बेबाक तरीके से बातचीत हो, बिल्कुल खुले मन से बातचीत हो। लाखों लोग आपको देख रहे हैं अभी। जी लामा साहब, जब मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारे जाट समाज को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए एक गलत मुद्दे पर भ्रम पैदा करके एक आंदोलन चला रहे हैं और अराजकता करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मैंने बातें आराम से कही हैं, लेकिन इससे कड़ी बात नहीं हो सकती। धन्यवाद। अभिमन्यु जी, क्या लगता है जाट समाज को बार बार बीजेपी अटैक कर रही है? क्या मतलब अभी आपके सामने बोल ही रहे हैं सुनील जी, क्या लगता है? देखिए लांबा साहब, ये जो हमारे साथी हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने पहली स्टेटमेंट में ही अपनी छोटी सोच दिखा दी, जो इनकी पार्टी की छोटी सोच है। और इस पार्टी का, बीजेपी पार्टी का यही इतिहास है। आज ये बैठ के यहाँ पे जो एडवोकेट साहब हैं हमारे, वो इसको किसान समाज की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, वो इसको जाट नॉन जाट इस दृष्टि से देख रहे हैं। इन बीजेपी वालों का इतिहास ये है, कभी हरियाणा में इन्होंने जाट नॉन जाट के नाम पे हमारे समाज को बांटा, तो गुजरात में इन्होंने पाटीदार नॉन पाटीदार के नाम पे बांटा, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा के नाम पे बांटा, पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा। तो ये इनका इतिहास है। और आप पहले का इतिहास देख लीजिए, 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इन बीजेपी वालों के पूर्वज आरएसएस के संगी लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो इनसे तो और कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ना तो आज तक कोई चुनाव लड़ा है, ना किसी को लड़वाया है। हम समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग, हम देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस, गांधी, भगत सिंह की उस सोच में विश्वास रखते हैं, जो सोच ये कहती है कि सत्ता में चाहे कोई भी आ जाए, यदि उसकी लगाम जनता के हाथ में रहेगी तो वो सीधा सीधा काम करेगा। तो हम तो जन आंदोलन, जन दबाव के जरिए समाज और देश का भला करना चाहते हैं। जी, सीधा आप पे अटैक नहीं किया, ये कहें कि आपके बहुत लीडर, आप नहीं तो आपके लीडर बहुत हैं, कह रहे कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, कई विपक्ष पार्टियां जमीन तलाश रही हैं, आपका कई नेता हीरो बनना चाहते हैं, उसको लेके भी देखिए, मैं इनको एक बात कहता हूं, यदि इनको विपक्ष की इतनी चिंता हो रही है कि भाई विपक्ष जमीन तलाश रही है, तो विपक्ष को जमीन तलाशने का मौका किसने दिया है? मौका आपने दिया है ना भाई। जब किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले 5.5 महीने से चल रहा है, हमारी यही तो मांग है कि भाई 3 काले कानून आप वापस ले लो, एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो। यदि आप ये दोनों मांगे पूरी कर दोगे, हम अगले ही सेकंड यहां से उठ के चले जाएंगे। हमारा और कोई एजेंडा नहीं है। और जो ये बात कोरोना ही कर रहे थे, यदि सरकार कोरोना को लेकर इतना ही चिंतित है, हमारी सेहत को लेकर इतना ही गंभीर है, तो सरकार एक काम करे, सरकार ये कह दे कि भाई देश की भावनाओं का, किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम 3 काले कानून वापस ले रहे हैं और एमएसपी गारंटी कानून लागू कर रहे हैं, तो ये बात समाधान हो जाएगा। और एक अंतिम बात मैं इसमें कहना चाहूंगा लांबा साहब, कि 2011 में ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने मुख्यमंत्री मोदी के तौर पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी थी। ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में मोदी साहब ने लिखा है, उनके साइन भी हैं, कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। यदि उनके लिए एमएसपी गारंटी नहीं है तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। ये बात मोदी साहब कहते थे। लेकिन आज जब वो प्रधानमंत्री हैं, लगभग 2014 से लेकर आज तक 7 साल उनको हो गए हैं, उनके पास इतने मौके आए एमएसपी गारंटी कानून बनाने के, क्यों नहीं बनाए उन्होंने? 10 साल पहले जो वो बात खुद कहते थे, आज वही बात तो हम मांग रहे हैं। दूसरी बात, इनका चरित्र देखिए। मैं सिर्फ बीजेपी तक नहीं, मैं इसको आगे लेके जाता हूं। इन सभी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र देखिए। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, 2007 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चिल्ला चिल्ला के कहा, रेवाड़ी वाली सैनिक रैली में कहा, हजारीबाग वाली रैली में कहा कि यदि भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से किसानों के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। उन्होंने अपने भाषणों में यह भी बताया कि C2+50% फार्मूला क्या है, उसमें खेत का किराया, बेशक खेत खुद का हो, उसका ठेके का जो खर्चा आता है वो जोड़ा जाएगा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ट्रैक्टर का जो प्राइस डेप्रिसिएशन होगा, उसकी कीमत जो 1 साल में कम होगी वो जोड़ी जाएगी, फैमिली लेबर जोड़ा जाएगा,
दूसरा जो बाहर से लेबर मंगवाते हैं वो जोड़ा जाएगा, उसके ऊपर ब्याज जोड़ा जाएगा, इरिगेशन का खर्चा जोड़ा जाएगा और उसमें 50% जोड़ के देंगे। इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था मोदी साहब ने, लेकिन इन्हीं की सरकार ने फरवरी 2015 में जस्टिस चट्टोपाध्याय और जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि बीजेपी सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के C2+50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकती। तो ये बीजेपी वाले किस मुंह से बात करते हैं? इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि जो हमारे ऊपर ये टिप्पणी करें। ये अपने गिरेबान में झांक के देखें। और बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 73 सालों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिसको मौका मिला उसने किसान समाज को, नौजवान को, मजदूर को ठगने, लूटने का काम किया है। जी, एक कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं सर। तो हमारे साथ काफ़ी कॉलर जुड़े हुए हैं, लगभग 50 से 100 फ़ोन आ चुके हैं। तो हम पहले कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं। जी बताइए साहब, क्या नाम है? हेलो जी साहब, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी नाम बताइए, क्या नाम है सर अपना? सर मेरा नाम अजय कुमार मीणा है, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। और अजय कुमार मीणा जी, आप एडवोकेट हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा से। जी पहला पर्सन है, बता दीजिए किसके लिए आपका? मेरा बीजेपी के जो प्रवक्ता है, एडवोकेट है ये। बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट के लिए आपका पर्सन है, बता दीजिए क्या पर्सन है? मेरा बस सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो तीनों कृषि कानून है, ये जो इंडिया की 140 करोड़ जनता है, इनके लिए व्यवहारिक है या नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पर्सन, थैंक यू साहब। ना किसान के लिए नहीं, 1,40,40,00,000 लोगों के लिए व्यवहारिक है या नहीं है? थैंक यू साहब। जी, 1,40,40,00,000 जनसंख्या है। मीणा साहब का पर्सन है, कोटा से एडवोकेट हैं। क्या 1,40,40,00,000 जनसंख्या के लिए ये जो कानून है ये व्यवहारिक है या नहीं है? लांबा साहब, सबसे पहले तो वकील साहब का सवाल है, उससे पहले जिस प्रकार से कुहाड़ साहब ने एक लंबा चौड़ा भाषण इस संवाद के बीच में रखा, उसका जवाब देना ज़्यादा जरूरी है कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल गोल्स को सेटल करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्यवहारिकता का सवाल का जो जवाब है वो भी इसी बात में आ जाएगा। ये जो तीनों किसान बिल हैं, ये तीनों किसान बिल ऑप्शनल हैं। आपका मन करे तो आप इनको माने, ना मन करे तो आप ना माने। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि इस देश का बड़ा तबका आपके साथ है, आप कहते हैं कि इस देश के बड़े किसान आपके साथ है, ये किसान आंदोलन है, इस देश के सभी किसान आपके साथ हैं, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इन तीनों किसान बिलों को माने। ये किसान बिल उन लोगों के लिए हैं जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, जो कुछ नई चीज अपनी खेती में करना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि किसान क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसका बड़ा कारण था कि उसके पास कस्टमर कम था। कस्टमर कम होने के कारण उसको अपनी प्रोड्यूस का प्रॉपर जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा था। आज जब ओपन मंडी सिस्टम किया गया, जिसकी बात स्वामीनाथन कमेटी की बात अभिमन्यु जी कह रहे थे, उसकी भी सबसे पहले रिकमेंडेशन यही है कि देयर मस्ट बी एन ओपन मंडी सिस्टम इन दिस कंट्री। और जो इन्होंने लागू किया है कि आपके पास चॉइस हो, आप चाहें तो सरकारी मंडी में अपना अनाज बेचें या और कहीं जाके आप बाहर जाके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने प्रोड्यूस को कहीं बाहर सेल करना चाहते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति के साथ प्रोड्यूस की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना इस कानून का मुख्य मकसद था, जो इस कानून के सहारे बढ़ रहा है। और यही व्यवहारिकता वाला जवाब मीणा साहब, मेरे जो साथी वकील जिन्होंने सवाल पूछा, उनके लिए भी है कि भाई व्यवहारिकता के लिए सीधी सीधी सिंपल बात यही है कि आपकी चॉइस, आप चाहें तो करें या ना करें। दूसरा, ये बार बार एमएसपी की बात करते हैं। इन तीनों कानूनों में एमएसपी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। एमएसपी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इशू है। एमएसपी पर अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई कुछ और चाहते हैं, तो बात ही अलग है, मामला ही अलग है। एमएसपी पर करें सरकार से बात। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्वयं ये बात कह चुके हैं कि जो एमएसपी की व्यवस्था पहले थी वो उसी प्रकार लागू रहेगी। और अंतिम बात यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि उस कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे, जब मोदी जी ने बात कही, तो उस समय जब मोदी जी ने रिकमेंडेशन की, उस दिन ये तीन कानून एग्जिस्टेंस में नहीं थे। ये फ्री विल किसान के पास नहीं थी, ये चॉइस नहीं थी। आज चीजें उससे आगे निकल चुकी हैं। आज किसान को चॉइसेस जो उस दिन बात कही थी उससे ज्यादा की। ये मेरा जवाब है। जी हाँ जी सर, एक पर्सन ले लेते हैं पहले। जी बताइए जी साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? आदर्श मान के हो गया मुन्ना भाई राम सिंह चनाड़िया, रंगरेटा प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा दलित पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष मोर्चा मजदूर वर्ग के रंगरेटा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाँव करता हूँ, जिला अम्बाला से। अम्बाला से। आपका किसके लिए क्या पर्सन है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के किसान
किसान सड़कों के ऊपर पड़े हैं और मोदी जी ने झूठ बोलने का ठेका दिया हुआ है। और मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक नारी शक्ति का अपमान करते हुए पूरी तरीके से आ रहे हैं। सर पर्सन बताइए किसके लिए, क्या पर्सन आपका? हाँ, ये है जी, क्या मैं देख रहा कि इन किसान तीनों काले कानूनों को कब तक वापस ले रही सरकार है, एमएसपी के ऊपर टिकट गारंटी कब दे रही है। थैंक यू साहब। चलो चलो जी, हाँ जी सर बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र फोगाट गांव समस्तपुर से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए साहब। सबसे पहले तो जी मैं भाई अभिमन्यु है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जो हमारे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जी अभिमन्यु जी आपके लिए धन्यवाद दे रहे हैं जी। बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार आपका। दूसरा जो ये सुनील भाई हैं, इनसे मेरे जी 2-4 सवाल हैं। एक तो जो भिवानी में किसानों पर सिविल ड्रेस में जो लाठीचार्ज हुआ जी, उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है। आरएस के गुंडे थे या भाजपा के थे, क्या थे, उन्होंने बहुत कदर मचाया जी। बिल्कुल। और एक जैसे कह रहे थे 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे जी, आय तो दुगनी करी नहीं जी, खर्चा दुगना कर दिया। जो डीएपी 1100-1200 का कट्टा मिलता था वो 1900 रुपए में मिल रहा है जी। और एक दो ये नेता है, इनको अगर कोई दिक्कत हो जाए ये मैदानता में चले जाते हैं। और आम पब्लिक है उसके लिए क्या सुविधा है जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा पर्सन है साहब आपका। अभी ले लेते हैं जवाब। एक मिनट और सुनो जी लंबा जी, बता दीजिए। गांव समस्तपुर में जी पीने का पानी नहीं है जी। बिल्कुल। 5-6 लाख रुपए हर महीने का मोल खरीद कर पानी पी रहा है जी पूरा गांव। बिल्कुल। मैं भाई साहब को एक बात बता देता हूँ जी, अगर किसान आंदोलन का समाधान और हमारे गांव में पीने का पानी का समाधान नहीं हुआ तो जी हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। और जो बीजेपी का जो भी कोई गांव में आएगा जी उस पर बिल्कुल जूत मारेंगे जी। वैसे सीएम साहब तो यह बात पूछा दियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब पर्सन के लिए। मेरे साथ सुन रहे हैं आपके दोनों नेता, एक को लो रहे हैं, वो भी साथ साथ ले लें। सर नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से। बता दीजिए जी नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है सर। हाँ जी बताइए साहब, किसके लिए क्या पर्सन है? प्रश्न क्या है, बीजेपी के वालों से प्रश्न है सर। पिछले साल में कनक का रेट था 1925 और इस बार भी 1925 है गवर्नमेंट का। और व्यापारी जो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी वाले में जो ज्यादा बाहर के लोग फसल खरीदेंगे, अभी 100 रुपए में खरीद रहे हैं। अब क्या बताओ, इनसे पूछो। अब बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका पर्सन हमें मिल चुका है। और अभी इन नेताओं से हम पूछ लेते हैं। आपके नेता, किसान नेता बैठे हैं, बीजेपी के नेता, अभी ले लेते हैं इनसे। एक को लो रहे, वो भी हाथ हाथ ले लेते हैं। सर नाम बताइए, कौन है सर? हेलो हेलो, नाम बता दीजिए सब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मुला भाई, राम राम। नमस्कार जी। आज रोहतक से। कहाँ से बोल रहे हैं? रोहतक से बोल रहा हूँ भाई साहब, रोहतक। अच्छा रोहतक जी, रोहतक से। बता दीजिए साहब किसके लिए क्या पर्सन है? भाई साहब दोनों की तरफ से प्रश्न हो रहा है। मेरा पहले प्रश्न सरकार से, बता दीजिए। जो हालत अब देश की चली हुई है, कोरोना काल चला हुआ है, तो ये सुझाव है भाई साहब, मैं भी सुन रहा था, आप भाई साहब पूछा, बोला था सरकार के पक्ष का था वो सुनील सोरान एडवोकेट बीजेपी के। एमएसपी लागू रहेगा। हाँ बार है ना, इसको वापस क्यों नहीं ले देती सरकार? इतना क्या मुझे सवाल बना दिया। बहुत अच्छी बात है। लाभ है इसके, तो मेरे ख्याल से हो रहा है कुछ दिन के लिए इसको वापस करके इनसे हाथ जोड़े से किसानों से भाई कोई बात नहीं है। बिल्कुल 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 रोहता जी बिल्कुल आपका पर्सन हो चुका है। अभिमन्यु के लिए पर्सन क्या है वो और बता दीजिए। अच्छा, तो किसानों को है भाई साहब की ये हालत चली हुई देश में, कोरोना काल चला हुआ है, इतना कोरोना का प्रकोप है जो बहुत बुरी तरह चला हुआ है। हाँ आपको अपने सभी मंचों को बुला के एक बार मीटिंग कर ले और इसको कुछ दिन के लिए मेरे ख्याल से टाल देना चाहिए, क्योंकि जो समस्या देश को कराई हुई है वो बड़ी खतरनाक समस्या है। बहुत अच्छा सवाल है जी, थैंक यू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। अगला कॉलर और ले लेते हैं, काफी कॉलर हैं। हाँ जी नाम बताइए सर। मैं सज्जन सिंधुआ बोल रहा हूँ। हाँ सज्जन सिंधुआ जी नमस्कार जी। तो हमसे बताइए साहब। मैं मन को हार्ड को पहले तो ये बता देता हूँ कि उन्होंने शुरू से लाके अब तक अपने आंदोलन में अपना समर्थन दे रखे और मेहनत कर रहे हैं। जी सज्जन सिंधुआ जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी आपका, बहुत बहुत आभार। ये प्रश्न है, हाँ ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरते हैं उनके जिम्मेदार कौन है? ये बार बार किसानों के लिए बोलते हैं ना, ऊर्जा ऑक्सीजन की कमी है, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ
बिल्कुल क्या सरकार नहीं है इसकी जिम्मेवार? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपके सज्जन जी आपका सवाल दोनों नेता सुन रहे हैं और हमारे पास 6 कॉलर के जवाब इकट्ठे हो चुके हैं, शायद इनके दिमाग में जरूर होंगे। तो सज्जन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। ये जरूर ये बताएंगे ऑक्सीजन के लिए। सुनील जी आप सुन भी रहेंगे सवाल, जम्मू कश्मीर जो सवाल आए इन लोगों के। तो हमारे साथ अभी एक कॉलर और बने हो, लेकिन बाद में हम इन कॉलर को उठा पाएंगे। जी सर नाम बताइए सर, काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप, शायद कट चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं राजकुमार सतनारी बोल रहा हूँ। हाँ बताइए राजकुमार जी, महेंद्रगढ़ से। हाँ जी, महेंद्रगढ़, हाँ सतनाली से बताइए। अच्छा, मेरा सुनील चौरान जी से एक सवाल है। हाँ हेलो, बता दीजिए, सब सुन रहे हैं सुनील सोरान जी, लाउड आवाज में थोड़ा सा। अच्छा मैं ये बोल रहा था। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न कीजिए। अभी जैसे ये आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम है, हम्म तो ये किसान तो कर नहीं सकता बेचारा, हम्म तो इसको कोई ना कोई पूंजीपति ही करेगा। हम्म तो इस विषय में सुनील सोरान जी क्या कहना चाह रहे हैं? आवश्यक वस्तु का भंडारण है वो पूंजीपति ही कर पाएगा, गरीब आदमी तो कर नहीं सकता। आपका इसमें क्या तर्क है? ठीक है साहब, थैंक यू जी। सर अगला कॉलर जी, नाम बताइए सर, फटाफट जल्दी नाम बता दीजिए। जी मैं जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन भिवानी विजेंद्र चौरान एरिया। बता दीजिए साहब, जल्दी बता दीजिए। पहले तो मैं जय श्री किसान बोलना चाहूंगा कुंवर साहब को जय श्री किसान बोल रहे हैं साहब। जय हो जी, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एडवोकेट साहब है ने पहले 10 साल पहले किसानों के बीच में आया करते थे। क्या अब किसान इतना बुरा हो गया कि किसानों की बात उठाने पर भी इनको मिर्ची लगती है? और दूसरी ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अडानी के साइलोज में किसान का गेहूं जाया और 21 मंडियों के अंदर बारदाना नहीं पूछा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू साहब, थैंक यू। ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी किसान अपना धरना प्रदर्शन करते हैं वहाँ किसानों पर मारपीट की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, किसान को मंदिर का घंटा समझकर हर जगह बजाया जा रहा है। क्या किसान एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए रह गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाद में लेंगे कॉलर को, काफी कॉल इकट्ठे हो चुके हैं, धड़ाधड़ हमारे पास फोन आ रही है। जी सर पहले आपसे ले लेते हैं। मैं लावा साहब जम्मू कश्मीर से, तोशाम से, भिवानी से, रोहतक से और भी 1-2 कॉलर बीच में आए हैं, सबके अलग अलग पर्सन हैं। तो बता दीजिए आपका इस पर हम क्या तर्क है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी एक भाई ने छोड़ा है, रोहतक वाले ने, वो आपको याद होगा, पोस्टपोन क्यों नहीं करते? मैं पहले एडवोकेट साहब की बात का जवाब देता हूं। ये पूरे प्रदेश को, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनको मैं 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। इनको जो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये तो फ्री विल है, ये तो लोगों की मर्जी है, जो जहां बेचना चाहें वो बेच लें, इनको शायद थोड़ा सा इनको जानकारी होनी चाहिए। 2006 में बिहार के अंदर जब मंडी सिस्टम खत्म किया गया, जब मंडी एक्ट जब खत्म किया गया, तो उस समय भी ये कहा गया था कि भाई बाहर बेचेंगे आप तो आपको बहुत सारी यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और किसान का बहुत भला होगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन आज पूरे देश में ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे बिहार के किसान भाई आज मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं है। वहां पे धान 700 से 800 रुपया क्विंटल बिकता है बिहार के अंदर, क्योंकि सरकारी मंडी नहीं है, कोई सरकारी खरीद नहीं है। मक्का, जो मक्के की बेल्ट बोला जाता है बिहार को, हमारी केंद्र सरकार 5 लाख टन मक्का बाहर से तो मंगवाती, लेकिन अपने देश के किसानों को मक्के का उचित एमएसपी नहीं देती। उसका एमएसपी 1850 रुपया क्विंटल, लेकिन वहां पे बिक रहा है 500 से 600 रुपया क्विंटल। नंबर 1 उदाहरण ये। नंबर 2, अमेरिका के अंदर जब ये फ्री मार्केट पॉलिसीज लाई गई थी, फ्री ट्रेड पॉलिसीज और फ्री मार्केट पॉलिसीज, उससे पहले किसी भी कृषि उत्पाद का जो फाइनल रिटेल प्राइस होता था, मान लीजिए कोई भी कृषि उत्पाद फाइनली जाके 100 रुपए का बिकता था, तो उसमें से 40% यानी 40 रुपए किसान की जेब में आता था। सही है। लेकिन जब से वहां पे फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट की पॉलिसीज लागू हुई, तो आज के दिन अमेरिका के किसान को फाइनल रिटेल प्राइस का मात्र 15% मिलता है। वो जो 25% का जो मार्जिन है, अब वो कंपनी वाले, वॉलमार्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में जाने लग गया। तीसरा एग्जाम्पल, 1993 में इंग्लैंड में किसानों के विरोध के बावजूद वहां का मिल्क मार्केटिंग बोर्ड खत्म किया गया। तो आज वहां पे स्थिति यह है कि पिछले लगभग 28 सालों में वहां पे 24,000 के आसपास छोटी जो डेयरी थी वो बंद हो गई। लेकिन लांबा जी, इसमें हैरानी की बात यह है कि 24,000 डेयरी बंद हो गई, लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। यानी जो बड़ा है, जो कॉर्पोरेट है, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, इन पॉलिसीज के तहत उसको तो जिंदा रहने का हक है। छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है, वो मारा जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहता हूं, शायद इनको ये जानकारी होगी, जिस तरीके से भिवानी में
सिविल ड्रेस के अंदर जो गुंडों ने गुंडागर्दी की है, यदि ये सोच रहे हैं कि वो गुंडागर्दी करके बच जाएंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। जिस तरीके से पहले की गलतफहमियों का इनका इलाज किया है उसी तरीके से इनका भी इलाज किया जाएगा। और मैं आज इनको बता देना चाहता हूं, धनाना गांव में आज बड़ी पंचायत भी हुई है और उस पंचायत ने फैसला दिया है कि भाई इनको एक तय समय सीमा दे दी, उस समय तक जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, पर्चा दर्ज किया जाए, अन्यथा फिर पूरे प्रदेश का किसान समाज मिलजुल के इनका जवाब देगा, इनसे सारा हिसाब किताब मांगेगा। अब अगली बात, एक आपका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रोहतक का क्वेश्चन था। रोहतक एक हमारे साथी ने कहा कि भाई ये कोरोना की महामारी चल रही है तो इसमें स्थगित क्यों नहीं कर देते, शायद उन्होंने ये पूछा था, जहां मैं सुन पाया। मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 25 सालों में सरकारों की गलत नीतियों के कारण, जिसमें कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, एनडीए, यूपीए सब आई, इनकी गलत नीतियों के कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 लाख किसानों की आत्महत्या हुई है, जबकि असलियत में यह आंकड़ा 25 लाख से अधिक है। और मैं इसको आत्महत्या नहीं मानता, मैं मानता हूं सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से की गई हत्याएं हैं। जब 25 लाख किसानों की हत्याएं की गई तो किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि भाई इन किसानों के लिए भी कुछ किया जाए, ये क्यों मर रहे हैं, इसके ऊपर बात की जाए। आज जो ये इस महामारी के कारण अगर देखा जाए कितने किसान मर जाएंगे, 100, 200, 500, 700, 400 किसान तो हमारे वैसे ही शहीद हो चुके हैं। यदि ये काले कानून वापस नहीं हुए, यदि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना, तो हमें तो वैसे भी मरना है। जिस तरीके से 25 सालों में 25 लाख किसानों की मौत हुई, आने वाले 25 सालों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाएगा यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। तो हमें मरना तो वैसे भी है, खेत में मरना है, सड़क पे मरना है, अपने गांव में मरना, अपने घर में मरना है। जब हमारे नसीब में मरना ही लिखा है तो कम से कम आंदोलन लड़के अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए मरेंगे ना, कम से कम शहीद तो कहलाएंगे। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें हमारी ये तो कहेंगी कि जब भाई देश के खिलाफ बीजेपी वाले काम कर रहे थे, जब किसान कौम के खिलाफ बीजेपी वाले काम कर रहे थे, तो हमारे पूर्वज घर नहीं बैठे थे कायरों की तरह। हमारे पूर्वजों ने सड़क पे उतर के संग्राम किया था, सड़क पे उतर के अपने हकों की लड़ाई लड़ी थी। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट लांबा साहब, जो एक प्रश्न आया था आवश्यक वस्तु अधिनियम का, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आंदोलन हम कहते हैं जितना किसानों का है उससे ज्यादा हमारे मजदूर, गरीब, दलित भाइयों का है। इस एक अंतिम बात मैं अपनी ये समअप कर रहा हूं इसमें कि 2014 में जब ये लोग सत्ता में आए थे उस समय एफसीआई के ऊपर कर्जा मात्र 91,000 करोड़ का था। यानी लगभग उस संस्था को बने हुए 45 से 50 साल हो गए थे। 45 से 50 साल में उस संस्था के ऊपर कर्जा हुआ 91,000 करोड़ का। लेकिन आज जनवरी 2021 में उसके ऊपर कर्जा बढ़ के हो गया है 4,09,000 करोड़ का, यानी कर्जा 4 गुना से भी अधिक हो गया। कारण क्या है? कारण यह 2016-17 में मोदी सरकार ने एफसीआई को जो हर साल बजट में फूड सब्सिडी के नाम पर पैसा दिया जाता था वो पैसा देना बंद कर दिया और आज एफसीआई नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जा लेने को मजबूर है। समझने की बात इसमें यह है कि इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। ये बीजेपी वाले क्रोनोलॉजी की बड़ी बात करते हैं, कभी इनके गृह मंत्री कहते हैं, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आज देश के गरीब, दलित, मजदूर भाइयों क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। ये बीजेपी वाले जब भी किसी कंपनी को बेचते हैं तो बेचने से पहले उसको कर्जे में दिखाते हैं, उसको घाटे में दिखाते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। तो आज एफसीआई को बेचने की साजिश रची जा चुकी है। और यदि एफसीआई बिक गया तो जो हमारे गरीब दलित भाइयों को जो 2 रुपए किलो अनाज मिलता है वो अनाज वितरित होना बंद हो जाएगा, वो अनाज मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि एफसीआई किसानों से प्रोक्योरमेंट करती है, उसके बाद पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों को मुहैया कराती है। यदि ये सारी भंडारण व्यवस्था अंबानी, अडानी जैसे के बड़े बड़े साइलोज के हाथ में चलेगी, जैसे आज सरकार साजिश रच रही है, तो अंबानी और अडानी 2 रुपए किलो अनाज मुहैया नहीं कराएंगे। इसीलिए ये किसान सिर्फ अपनी नहीं, ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये गरीब, मजदूरों, दलितों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जी 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 वास्तव में जी, पहले तो किस तरह से गुंडागर्दी सिविल ड्रेस में इतने मोटे मोटे हाथों में लड़कियों को मार रहे हैं, महिलाओं को घसीट रहे हैं, उनका कोई बैच नहीं है, उनका कुछ नहीं है, तो सरासर गुंडागर्दी है। ये क्या है? पुलिस ड्रेस में नहीं है लोग, तो क्या कहेंगे इस चीज को लेके आप? देखो सही लांबा साहब, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि किसान बिल पर अब आप बात कर रहे हैं। हाँ। और सब चीज की जो क्रक्स है वो किसान बिल ही है। ठीक है। ये भाई अभिमन्यु की समस्या नहीं है। आप जितने भी किसान नेताओं की बात सुनेंगे वो हर सेकंड अपने गोल पोस्ट चेंज करना शुरू कर देते हैं। वर्कआउट किया नहीं है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्या हुआ? पंजाब का किसान, मुझे नहीं पता पंजाब के क्या इश्यूज हैं, पंजाब का किसान नवंबर के अंदर बॉर्डर्स पर आया, उसे हरियाणा सरकार ने कानूनन तौर पर रोकने की कोशिश की, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को दिल्ली में घुसने नहीं दे सकते। आप वो लोग दिल्ली को हैंडीकैप कर सकते हैं। और ये 26 जनवरी को दिखाई भी दिया कि किस प्रकार से जहां बड़ी गैदरिंग हुई उसमें वो जो लोग आए उनमें सब सीधे साधे किसान नहीं है, कुछ लोग गलत आदमी भी हैं। और गलत आदमी बेचारे सीधे आदमी का फायदा उठाने की कोशिश करता है।
तो सरकार ये जानती थी अपने पुराने एक्सपीरियंस से कि इतनी बड़ी मॉब को आप ऐसे नहीं दिल्ली में जाने दे सकते, रोकना होगा उनको जरूरी। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन जब वो वहां पहुंच गए तब हरियाणा के लोगों में, और मैं कहता हूं क्लियर, मैं साफ सुथरा क्लियर कट कहता हूं, क्योंकि हमारे समाज में गुस्सा था, और वो गुस्सा था 2016 का, यानी हमारे जाट समाज में गुस्सा था। हमें एक ये अपॉर्चुनिटी नजर आई सरकार के खिलाफ खड़े होने की, और उसी में अपॉर्चुनिटी हमारे जो किसान नेता भाई हैं उन्होंने भी अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी शुरू कर दी। उसी में जो हमारे विपक्षी हैं उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखनी शुरू कर दी, और वहां इकट्ठा होना शुरू हो गया। यहां तक तो बात ठीक थी, चलो ठीक है, आप लोग इकट्ठा हो गए, आपका एक इशू है, कुछ लेना देना नहीं किसान बिल से। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जब मैं शुरू से ही कही कि भाई किसान बिल तो ऑप्शनल है, आपको जरूरत ही नहीं है। आप कहते हो पूरे देश का किसान आपके साथ है, तो फिर तो किसान बिल आपको कोई मतलब ही नहीं रखते। तीसरी बड़ी बात, सरकार ने उसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया। चौथी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां बैठे हैं। इसका मतलब आपके मन में कुछ और एक्सटर्नल चीजें हैं जिस चीज को आप वहां अपनी सेटिस्फाई करना चाहते हो, इसलिए आप वहां बैठे हो। दूसरी एक अन्य बात क्वाड साहब ने कही कि क्या हुआ जब एपीएमसी एक्ट रिपील हुआ बिहार के अंदर। मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, और विट्सो कमेटी की रिपोर्ट सभी इंटरनेट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी कि क्या फायदा हुआ उस एपीएमसी एक्ट को रिपील करने का। लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे हरियाणा के किसान को और बिहार के किसान को, तो एक गलत बात होगी। दोनों की डेमोग्राफी अलग है, लैंड होल्डिंग्स अलग हैं, पैसा अलग है, लोगों की एजुकेशन अलग है, सारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। और यही हालात इंग्लैंड के और अमेरिका के हैं। जहां इंग्लैंड की, लंदन की ये बात कर रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि भैया इंग्लैंड के लोग मंडियां आपके देश में लेके आए, क्या इंग्लैंड के अंदर मंडियां हैं? किसान को क्यों फोर्स किया जाता है कि वो एक स्पेसिफाइड एरिया में अपने प्रोड्यूस को बेचे? क्यों नहीं उसको लिबर्टी दी जाती वो अपने दिल में है वहां बेच सके? लेकिन किसान को लिमिट करने के लिए, और ये ब्रिटिश का किया गया काम था, और इसी को कांग्रेस की आने वाली सरकारों ने जारी रखा। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने, वो जानता था कि इस चीज के ऊपर बहुत हुआ हल्ला होगा, लेकिन एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी एक गलत नेक्सस के ऊपर जो माननीय मोदी जी ने की, और ये लिबरल किया किसान को अपनी फसल को जहां मर्जी जाए वहां बेच सके। और मैं अंत में ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस पूरे देश का किसान आपके साथ है, फिर तो आपको इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और इन तीनों फार्म बिल्स में कहीं भी एमएसपी के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी गई। एमएसपी का और इन फार्म बिल्स का कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी एमएसपी की लड़ाई है तो नए प्रपोजल के साथ, नई चीजों के साथ आप सरकार से बात करें। और मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि ये तो सब नीतियों का खेल है। जैसे ही सरकार ने आज इंपोर्ट बंद किए पाम ऑयल के, देखो आज सरसों के भाव क्या मिल रहे हैं। आपकी एमएसपी तो थोड़ी सी है, 4500-4600 रुपए, और किसान अपनी सरसों बेच रहा है 7000 रुपए क्विंटल के आसपास। यानी कहीं दिक्कत है तो वो किसान के लिए सरकार की बनाई जाने वाली नीतियों में दिक्कत है। वो नीतियां सबसे ज्यादा गलत थी कि किसान को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि तू अपने प्रोड्यूस को कहीं एक लिमिटेड मार्केट में सेल करे। मैं एडवोकेट हूं, मुझे लिबर्टी है कि मैं चाहूं तो दादरी कोर्ट में प्रैक्टिस करूं, भिवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करूं, चाहूं तो मैं हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करूं, और इस बात का मुझे फायदा मिलता है और मैं ज्यादा नंबर ऑफ केसेस मेरे पास आते हैं। और अगर मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि मैं दादरी तक लिमिट रहूं, बल्कि आज तो दादरी सेशंस कोर्ट है, 5-7 साल 2016 से पहले तो केवल एक सिविल कोर्ट थी, निचली अदालत थी। फीस स्ट्रक्चर बहुत थोड़ा था, काम करने के लिए जगह थोड़ी थी, हमारे पास ऑप्शंस कम थे। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे तो सुनो लंबा साहब, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं आपके बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार किसान के नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ाना जरूरी था, जो किसान के फायदे में हुआ। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर ये किसान बिल वापिस हो गए तो भी क्वाड साहब मैं कहता हूं कि जाट को नुकसान होगा, और ये नहीं हुए तो भी नुकसान होगा। दोनों ही बारी में आप नुकसान कराओगे। जो 2016 में आपने नुकसान भुगता था, हमारे बहुत युवा भाई अपनी जान दे के चले गए, आज उनके कोई पूछने वाला नहीं। यही हालात 400 किसान, गरीब किसानों ने, बेचारों ने अपनी शहादत देती है। 1 साल के बाद आपकी राजनीति तो कहीं सेटिस्फाई होगी नहीं। वो यशपाल मलिक जो इस प्रदेश के अंदर जगह जगह घूमता था, आज उसको कोई प्रदेश में घुसने नहीं देता, घूमने नहीं देता। यही हालात इन किसान नेताओं की होगी जिस दिन लोगों को ये बातें क्लियर होगी कि भाई ये तो गलत मुद्दे को लेकर आपके साथ लेकर चल रहे थे, आपको कोई गांव में घुसने नहीं देगा। आज तो आप कह रहे हो कि बीजेपी वालों को कोई नहीं घुसने देगा। जी 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 हम तो अपना देख लेंगे, आप भी देख लेना। जी, गुंडों के लेके आपने बताया नहीं, वो भी मैं कहता हूं। सरासर गुंडागर्दी, किसान हाथ में लठ ले तो क्या आप केस लगा देते हैं, और आपके सिविल ड्रेस में लोग डंडे मारते हैं, उनका क्या? बिल्कुल, और बहन बेटियों गैर जिम्मेदाराना, बिल्कुल लंबा साहब, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। आप बीजेपी के सोच समझ के मैं कह रहा हूं गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदेश के अच्छे लीडर हैं, बिना यूनिफॉर्म के गैर जिम्मेदाराना है किसी के ऊपर इस प्रकार से लाठीचार्ज करना। लेकिन दूसरी बात, कार्रवाई होगी। मैं मेरी तरफ से तो मैं कहता हूं जरूर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, और नहीं होगी तो उस बात का बीजेपी को नुकसान होगा। ये भी मैं दूसरी बात कहता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, आपको अधिकार नहीं है कि आप कानून को हाथ में लें।
और सरकार की तरफ से भी ये प्रयास रहता है कि उनके हाथ से किसी बेचारे, क्योंकि बहुत सीधे साधे आदमी बरगला के बैक आके ले आ जाते हैं आंदोलन करने के लिए, और जो लोग आंदोलन कराने के लिए आते हैं वो कहीं नहीं दिखाई देते, और बेचारा सीधा साधा किसान कई बार पुलिस लाठीचार्ज का जी पीड़ित भी हो जाता है। जी शॉर्टकट, जम्मू कश्मीर से एक एडवोकेट का प्रश्न भंडारण को लेके, गरीब आदमी भंडारण कर ही नहीं सकता, तो उसका लेके आपका क्या सोच है? अमीर आदमी ही तो करेगा भंडारण। देखिए लांबा साहब, गरीब आप हर एक चीज को बिल्कुल अलग तरीके से पेश करते हैं और समझते हैं चीजों को। ये जो भंडारण की व्यवस्था की गई है ये भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी छूट दे दी गई। जब कोरोना काल नहीं था तो उस समय सैनिटाइजर और मास्क के ऊपर ये जो ये एक्ट है ये लागू नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रदेश के अंदर क्राइसिस आई तो ये एक्ट है ये प्ले में आ गया कि आपको भंडारण पे रोक लगा दी गई, आप एक लिमिट से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते, होर्डिंग नहीं कर सकते। इसी प्रकार इन बिल्स के अंदर भी ये बिल्कुल कैटेगरिकली मेंशन है कि जैसे ही पक्की और कच्ची फसल के डबल और 1.5 गुना हो जाएंगे प्राइसेस, उसी समय ये एक्ट लागू हो जाएगा, अपने रोल में आ जाएगा, और उससे ज्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, उस समय से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते, उस रेट से ज्यादा अपनी चीजों को सेल आउट नहीं कर सकते। ये आपको पॉसिबिलिटी इसलिए दी गई है ताकि आप एक किसान नहीं कर सकते, लेकिन अपना एक क्लस्टर बना के ज्यादा किसान होके एंटरप्रेन्योरशिप से आप काम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जी रोहतक का सवाल है, अभी उन्होंने तो अपना बता दिया हम धरना नहीं उठा सकते, तो आप भी तो बता दिए सरकार का ऐसा क्या आइडियलपन है? अरे कोरोना महामारी है, 5 लाख किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, तो सरकार क्या इन कानूनों को कुछ दिन के लिए वापस नहीं कर सकती क्या? लांबा साहब, ये सवाल तो इन किसानों से पूछा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे ही कर दिया, सरकार ने 1.5 साल के लिए विड्रॉ कर लिया। कहां है कानून? अगर आज कानून होता तो पूरे देश का किसान कहीं भी अपनी सेल कर सकता था, आज तो किसान कानून है ही नहीं। जी ये किसानों से पूछा जाना, इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब कानून ही नहीं है तो भाई आप लोग क्यों बैठे हो? लेकिन चर्चा तो, संवाद तो सब करें। अगर आज कोई ढीठपन दिखा रहा है तो ये हमारे किसान नेता दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से तो 1.5 साल के लिए विड्रॉ हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्टे है, अब कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक स्टे कमेटी बना दी है, आप जाओ चर्चा करो, जो चीजें आपको सही लगती हैं वो फॉलो अप कर ली जाएंगी। तो किसान तो कहाँ रह गया? आप तो किसानों को धोखा बता रहे, धोखा होगा जाट आंदोलन की तरह किसानों। मैं कहता हूं 101% धोखा होगा। अगर ये कहते हैं कि किसान बिल वापस ले लिए जाएंगे तो भी किसान के साथ धोखा होगा, क्योंकि ये किसान बिल आए ही किसानों के लिए थे। और मैं ठोक के कहता हूं कि हमारे जाट समाज के लिए आए थे, क्योंकि आज हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मैन पावर है। आज हम जानते हैं कि चीजें, हमारे एजुकेटेड यूथ है। आप देखो स्पोर्ट्स के अंदर देखो जाटों के कितने अच्छे बच्चे आ रहे हैं। आप एजुकेशन में देखो, हमारा एक बेटा तो मलिक वो लड़का यूपीएससी को टॉप कर रहा है, हमारी एक बेटी ऐश्वर्या शुरान वो यूपीएससी को भी अच्छी रैंकिंग में आती है और साथ साथ ब्यूटी पीजेंट भी है। हमारे बच्चे तो इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं, उन्हें जिस दिन मौका मिलेगा, ये ओपन मार्केट मिलेगी एग्रीकल्चर के, जो कि हमारा पैतृक बिजनेस है, प्रोफेशन है, जहां हमारे को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लांबा साहब, हम इसमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगला अभी कॉलर ले लेते हैं, अभिमन्यु के पास चलते हैं सीधा। उसके बाद हमारे साथ किसान नेता, 40 सदस्य कमेटी के युवा नेता हैं किसान अभिमन्यु कुहाड़ और सुनील सोरान एडवोकेट बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं, और इन्होंने इस आंदोलन को जाटों का एक रंग दे दिया है, जो बीजेपी की शुरू से ही, अभिमन्यु बोल रहे हैं, एक सोच, एक रणनीति होती है। जी कॉलर जी, आप नाम बताइए, मेरे साथ कॉलर बने हो काफी देर से, सब नाम बता दीजिए। हेलो, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम भाई योगी दैया है, रोहना गांव। रोहना गांव खरखोदा। जी बता दीजिए। भाई मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहूँ। हाँ बता दीजिए साहब। भाई क्या हरियाणा में लेडीज पुलिस नहीं है कि लड़कियों पर, महिलाओं पर जो बगैर ड्रेस के बहाने सब हो चुका, इन्होंने क्या बोल दिया ये बात को साफ साफ, सरासर गलत हुआ है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और हम किसानों के साथ हैं। इस तरीके की अगर वारदात कल हुई है और सब ने देखा भी है इस बात को लेके, ये हो चुका है ये पर्सन। सर ये एक बात और गलत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कानून लागू नहीं है। कानून अगर लागू नहीं है तो ये फिर साइलों में क्यों चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्सन आपका अभी ले लेते हैं साहब। हमारे साथ अगले कॉलर बने हुए हैं। तो अभिमन्यु जी, काफ़ी तीखी ये आपका आंदोलन को एक थोड़ा जाटों का आंदोलन एक रूप दे दिया गया। मेरे साथ एक और भी बने हुए वो कॉलर। हाँ जी सर, नाम बताइए। हेलो, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है साहब? हेलो, चलो अगला कॉलर ले लेते हैं। सर नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, चलो तीसरा कॉलर ले लेते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप साहब? पर्सन किसके लिए है, धड़ाधड़ बता दीजिए। मेरा प्रश्न शोरान साहब एडवोकेट के लिए है। मैं रोहतक से बोल रहा हूँ और दिल्ली में शिक्षक हूँ। दिल्ली में शिक्षक हैं, नाम बता दीजिए साहब। सतपाल गिल।
सतपाल गिल साहब रोहतक से दिल्ली में शिक्षक हैं, बता दीजिए क्या पर्सन है सोरान साहब के लिए? शोरान साहब जो अधिवक्ताई तौर पे इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि सरकार किसान के हक में है, किसान खुश नहीं है, तो ये प्रवक्ताई तो करे लेकिन चापलूसी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है। के तौर पे थैंक यू साहब, थैंक यू। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है साहब, आपका पर्सन हमारे पास पहुंच गया। अगला कॉलर ले लेते हैं जी। नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम रवि है, कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ कहाँ से? जज्जर से। जज्जर हाँ रवि जज्जर से, बताइए किसके लिए क्या पर्सन आपका? सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो ये किसान मोर्चा से भाई बैठे हैं हमारे, अब सर मेरा क्वेश्चन अभिमन्यु कुहाड़, बता दीजिए क्या? अभी मैंने कुहाड़ से मेरा क्वेश्चन है सर, ये मतलब कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना चाहिए, ये यहाँ पे हमारे हरियाणा में, हमारे जज्जर में कहीं भी लगा लो, सिर्फ इन्होंने बीजेपी और जेजेपी का विरोध तो ये करा रहे हैं, बाकी जो पार्टियां उनका कहीं भी विरोध नहीं करा रहे। ये खुद ही अपनी जुबान से भी कह रहे थे कि 25 लाख से ज्यादा पिछले 25 साल में किसानों की मतलब जान लिया राजनीतिक पार्टियों ने, इसके लिए तो सभी जिम्मेवार हुए ना सर। बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन आपका, बहुत अच्छा रवि भाई। ये सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर आप पहली बात तो सर किसान नेताओं ने ही इस आंदोलन को राजनीति का रूप दिया है, और इसके लिए मैं बहुत हमारे को ईमान को बेचा जा रहा है, हम किसानों को बरगलाया जा रहा है इनके द्वारा। पहले मैं दिन रात इनके लिए मेहनत करता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया, ना घर का रहा ना घाट का रहा। इधर सरकार से मोल ले ली दुश्मनी, और इधर इन नेताओं ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। बस हमें सरकार का विरोध करा करा के वहाँ दुश्मनी मोल ले ली, अब यहाँ इन्होंने मतलब, और ये अपनी राजनीति सीट मतलब पार्टी छेक रहे हैं, तो राजनीति रोटी, इन्होंने एमएलए एमपी बनना है, कुछ नहीं। अगर विरोध करना तो सबका करो, और नहीं तो किसी का मत करो, मैं ये कह रहा हूँ इनसे। थैंक यू रवि जी, थैंक यू आपका, बहुत अच्छा। और मेरे साथ बैठे हुए हैं अभिमन्यु जी, सुन भी रहे हैं इनका सवाल, तो हमारे साथ अगला कॉलर बने वो भी ले लेते हैं सर साथ साथ हमें जी। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है, किसके लिए क्या पर्सन आपका? सर सुजीत बोल रहा हूँ, गांव भोजपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। सहारनपुर भोजपुर, हाँ जी बताइए सुजीत जी। यूपी। हाँ यूपी से। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दोनों मेरे बड़े भाई बैठते हैं आदरणीय, हाँ जैसे अभिमन्यु कुहाड़ जी और ये सभी किसान संगठन ठीक है, पूरी तरीके से किसान आंदोलन का पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है। एक दो बार हम भी गाजीपुर बॉर्डर के न्यूज 24 पे अपनी डिबेट दी। हाँ जी, तो हाँ जी। मेरा जो ये भाई साहब है बीजेपी वाले, इनसे क्वेश्चन है, जब ये बिल इतने अच्छे हैं तो हमारे यूपी वालों के लिए बॉर्डर क्यों सील कर दिए जाते हैं हरियाणा के लिए, कि यहाँ पे अभी आप धान लेकर नहीं आ सकते, जब ओपन मार्केट है। ये बोला जा रहा है किसानों को कि आप सक्षम हैं, आप कहीं भी बेच सकते हैं अपना धान जी, आपके लिए पर्सन कहीं सुन रहे भी हैं बेच ना? सकते हैं। थैंक यू साहब, आपका पर्सन आ चुका साहब, अभी पूछ लेते हैं, और मेरे को पता है ये क्या जवाब देंगे, इनके पास इसका उत्तर बहुत अच्छा खासा है, पहले डिबेट में दे चुके हैं ये। अगला कॉलर ले लेते हैं सर, थोड़ा सा हमारे पास कॉलर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। नाम बता दीजिए सर, किसके लिए क्या पर्सन है? मेरा तस्वीरपुरा नाम है जी, जो ये शोराना साहब है नहीं, इसके लिए पर्सन है जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं बुरा साहब? मेरा गांव गिराए है जी। गिरहाए, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट में इसार में, ठीक है जी। हमारे किसान जा रहे थे जी, एक गाड़ी भरी लाठी मारी है जी, कसुप्ती पुलिस ने, और अच्छा, और जी जातिवाद फैलाने ला रहे हैं भाई साहब, तो जो शोराना साहब है नहीं, एक जाति का थोड़ा आंदोलन है। हमारे गांव में 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी के सहयोग है, रोज गाड़ी जाओ दूध लाती की और चंदा करके संगठन बना रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो पर्सन का जवाब हम कुहाड़ साहब से लेंगे, इनको पता है ये जातिवाद के बारे में जो बोले हैं, ये अच्छे खासे जवाब भी देंगे, और हम भी कह रहे हैं इस तरह का कोई इरादा नहीं। अभी 36 बिरादरी बैठी हुई बॉर्डर पे। सर आपका पर्सन हो चुका है शायद ही, हम अगला कॉलर ले लेते हैं ठीक है जी। नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो साहब, आवाज आ रही है हमारी आपके पास? हेलो हेलो हेलो, चलो अभिमन्यु जी, काफ़ी कॉलर
कॉल आ रही है हमारे पास, अभी हम पर्सन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पर्सन ही कर लेते हैं। हिसार झज्जर से रवि आपका साथ छोड़ चुके हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, आप अपनी राजनीति से चमका रहे हैं बगैर कई सवाल उठाए उन्होंने, बहुत गंभीर सवाल आपके ऊपर, क्या कहेंगे इसको लेके? पहले तो देखिए, आपको यदि हम इसको रिवाइंड करके देखें, शायद वो हमारे साथी बाद में जुड़े, मैंने सबसे पहली एक बात स्पष्ट करी कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने किसानों को ठगा और लूटा ना हो, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो हमारा कोई भी सगा नहीं है, जिसको मौका मिला उसने हमें ठगा, उसने हमें लूटा है, ये बात हमने पहले ही क्लियर कर दी। दूसरी बात, सवाल ये उठता है, ये 3 काले कानून कौन लेके आया? ये 3 काले कानून तो बीजेपी लेके आई, बीजेपी ने गुंडागर्दी करके राज्यसभा में इनको पास किया। तो जिसने गुंडागर्दी की है, जो गलत कानून लेके आया है, तो बहिष्कार तो उन्हीं का होगा ना। अब मुख्यमंत्री एक बात कह रहे थे कि भाई कैमला में आगे किसानों को समझाएंगे। अरे भाई, देश के अगर देखा जाए, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान बैठे हैं, अगर किसानों को समझाना ही था तो वहां आके समझा लेते, लेकिन ये अपनी अलग लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात इसमें, मुन्ना लांबा जी, आपका चैनल एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, जिस तरह की बात एडवोकेट साहब कह रहे हैं ना, ये आपके चैनल के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। ये बार बार इसको जाट 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 नॉन जाट देने का रंग कर रहे हैं, मेरा बहुत सख्त ऐतराज है। और यदि ये इस तरीके की बातों का प्रयोग करें तो मेरा आपसे भी निवेदन है, ऐसे व्यक्तियों को मत लाया कीजिए। इनकी मंशा क्या है, इनकी चाल क्या है, ये समझने की है। इनके पेट में दर्द एक बात से हो रखा है कि इस आंदोलन से जो खेती किसानी करने वाली जो कौम है, जो जातियां हैं वो, और मजदूरी करने वाली जो जातियां, जो मेहनतकश लोग हैं, वो एकजुट हो गए हैं। अब वो जाति और धर्म के आधार पे बटेंगे नहीं, इसलिए इनको पेट में दर्द हो रखा है। और इनको नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों को ये हो रखा है, क्योंकि आज तक इन्होंने किया क्या है? इन्होंने देश को, प्रदेश को धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पे बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। आज आप देखिए, इस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे धरने हैं जहां पे हमारे दलित भाई हैं, वो वहां पे उनका नेतृत्व कर रहे हैं, धरनों की अध्यक्षता वो करते हैं, संचालन वो करते हैं, हमारे लंगर वो चलाते हैं। और यही धरने हैं जहां पे छोटूराम जी की जयंती भी मनाई गई, रविदास जी की जयंती भी मनाई गई, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती भी मनाई गई, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, रमजान के समय उनका रोजा भी नहीं धरनों पे खुलवाया जाता है। तो जो एक ये इनका जो एजेंडा है, इनका एक, इन्होंने स्टार्टिंग में भी ये प्रयास किया था, लेकिन इनकी सारी कोशिशें फेल हो गई। आज दलित भाई बड़ी मात्रा में जुड़ रहा है, हमारा ब्राह्मण भाईचारा वो जुड़ रहा है, हमारे अन्य जो यादव भाई, गुज्जर भाई हैं, वो बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। और अब हमारी कमेटी में भी देखेंगे तो सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग उसमें हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही स्टार्टिंग में, इन्होंने मंडियों का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि भाई 26 नवंबर को जो पंजाब वाले आए तो उसके बाद यहां आंदोलन शुरू हुआ। ये इनके फैक्ट ही पूरे तरीके से गलत है। इनको जानकारी होनी चाहिए 10 सितंबर को हरियाणा के पीपली में किसानों के ऊपर इतने निर्दयी तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उसको इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 27 सितंबर को बड़ौदा उपचुनाव के दौरान कथुरा गांव में जो बड़ी महापंचायत हुई थी, जिसमें हजारों किसान पहुंचे थे, जब वहां पे बीजेपी के नेताओं को, जो इनके एक वो यहां पानीपत और करनाल से जो इनके सांसद हैं, जो बहुत बड़े बोले हैं वो, उसके अलावा जो इनके यहां से प्रत्याशी थे पहलवान जी योगेश्वर दत्त, उनको हमने बुलाया कि भाई यहां पे आइए, आप खुले मंच पे चर्चा होगी, किसान आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी खुले मंच पे आके जवाब दे दें कृषि कानून और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे के ऊपर। इन्होंने कहा कि भाई किसान हमारे कपड़े फाड़ देंगे। अरे भाई, आप काम जब गलत करते हो तो कपड़े तो आपके फटेंगे ही, आपके अंदर इतना साहस नहीं, आप खुले मंचों से आके जवाब दे पाते। वहां बड़ौदा में जो उपचुनाव के दौरान जो पंचायत हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि बीजेपी वालों का संपूर्ण बाइकआउट होगा। इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, 100 करोड़ रुपया वहां खर्च किया, सारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, उसके बावजूद इनको 10 से 15,000 वोटों के बीच में इनको हराया गया। उसके बाद सिरसा में जो वहां पे हजारों किसानों ने जो वहां पे धरना लगाया, जो मोर्चा लगाया वहां पे, तो इनका यह कहना कि भाई पंजाब पे किसान है उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, यह बिल्कुल गलत बात है। यहां पे आंदोलन पहले से ही था और इस तरीके की यह गलत इंफॉर्मेशन ना दें। दूसरी बात, एक और अन्य बात, जो ये कह रहे हैं फ्री विल की, जो ये बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, मैं इतने एग्जाम्पल दे दूंगा। जिस कस्बे से मैं आता हूं, खरखोदा मंडी की मैं बात कर रहा हूं, वहां के आड़तियों को और ऐसी अन्य मंडियों के आड़तियों को बुलाया गया, एसपी द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा, डीसी द्वारा, एडीसी द्वारा, मंडी सेक्रेटरी द्वारा, इन सब ने बुला के स्टार्टिंग में धमकाया कि आपको मंडियों में एक भी दाना नहीं गिरवाना है, आपको सीधा साइलोज में भिजवाना है। लेकिन जब पूरे प्रदेश के किसान एकजुट हो गए और हमने कहा कि हमारी कणक, हमारा गेहूं मंडी के अंदर आएगा, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। जिन मंडियों पर इन्होंने ताले लगाए थे, हमने वो ताले तोड़े और दोबारा ताले लगाएंगे तो आगे भी इनके ताले तोड़ेंगे। और वहां पे हम लेके हमने कहा हमारी खरीद मंडी के अंदर ही होगी। और इनको याद दिलाना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार ने कहा था कि 48 घंटे में पेमेंट नहीं हुई तो 9% ब्याज देंगे, ये इन्हीं की सरकार ने कहा था। और अब मैं सैकड़ों किसानों का नहीं, हजारों किसानों को आपको ऐसे गिनवा सकता हूं जिनकी अब तक पेमेंट नहीं हुई, 20-20 दिन, 15-15 दिन उनको हो गए हैं। तो ये ना सोचे कि हम भूल जाएंगे।
नो पर यह आंदोलन तो जीतेंगे जीतेंगे, उसके बाद 9% ब्याज का भी इनके साथ हिसाब किताब करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही छूट जाएंगे। और एक और बात मैं इनको जो कहना चाह रहा हूं, जो ये बात करें फैक्ट पे, अगर बात करें थोड़ा हम कानूनों के मुद्दे पे ले आए, उन बातों को थोड़ी उसकी धाराओं की बात कर ली जाए। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो एक्ट है मुन्ना जी, उसकी धारा नंबर 2B के पैराग्राफ नंबर 2 के लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है, जो इसमें जो चेंज किया गया है, पहले तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि भाई यदि अनाज का रेट है जो वो 50% बढ़ेगा तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी। जो बागवानी वाले हैं उनका 100% बढ़ेगा तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी। लेकिन पैराग्राफ नंबर 2B के लाइन नंबर 2B में लिखा है कि ये स्टॉक लिमिट जो दोबारा से लगेगी ऐसे केसेस में, वो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर पे लागू नहीं होगी। वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर का मतलब क्या है कि मतलब किसान के खेत से बाहर निकली वो वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन में आ जाएगी, किसान के खेत से बाहर निकली वो प्रोसेसिंग में आ जाएगी। यानी ऐसे केसेस में, ऐसे सिनारियों में, ऐसी स्थिति में जो स्टॉक लिमिट लगेगी, जब 50% अनाज का रेट बढ़ेगा और 100% बागवानी वाले कृषि उत्पादों का रेट बढ़ेगा, तो वो स्टॉक लिमिट जो लगेगी वो व्यापारी और कंपनियों पे नहीं लगेगी, वो सिर्फ एक आम किसान पे लगेगी, वो एक छोटे व्यापारी पे लगेगी। तो ये देश को, प्रदेश को गुमराह करने का काम ना करें। इसके अलावा एक बात मैं और इनको बता देता हूं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में इन्हीं की गवर्नमेंट है, बीजेपी वालों की गवर्नमेंट, वहां तोड़फोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश सरकार का सरकारी पोर्टल है ई अनुज्ञा, ये खोल के देखें, उसको थोड़ा अध्ययन करें जरूर। उस पोर्टल पे ये लिखा हुआ है कि जब से ये अध्यादेश किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए, तो उसके बाद से मध्य प्रदेश की 268 कृषि मंडियों में से 47 मंडियों पे ताले लग गए। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। वहां कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जो इससे पहले वाले साल में जहां मंडी का जो आय थी वो 600 करोड़ थी, वो 226 करोड़ रह गई है। तो इनकी साजिश यही है। जिस तरीके से जियो आई तो उसने एक बार तो फ्री में इंटरनेट दिया, सारी कंपनियां बंद हो गई। आज जियो का पैक सबसे महंगे पैकों में से एक है। एयरटेल बिकने को तैयार है, वोडाफोन देश छोड़ के भागने को तैयार है, आइडिया का मर्ज हो गया, बीएसएनएल एमटीएनएल पे ताला लग गया। तो इनकी साजिश यही है कि एक बार ये प्राइवेट मंडी खड़ी कर देंगे, सरकारी मंडियों पे ताले लगवा देंगे और उसके बाद उनकी दादागिरी चलेगी, उसके बाद उनकी गुंडागर्दी चलेगी। तो ये इनका पूरा षड्यंत्र है, ये इनकी साजिश है। लेकिन अब प्रदेश और देश का किसान इनके साजिश और षड्यंत्र को समझ चुका है, इनकी बातों में नहीं आएगा। और एक अंतिम बात मैं आपके दर्शकों को जो बताना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा में आपको काफी सुना जाता है, आज की स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी का जो हाथ है एक वो चपरासी के हाथ में देने को तैयार है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले, ठेकेदारी पे नौकरी करने वाले के हाथ में देने को तैयार है, लेकिन किसान के बेटे के हाथ में देने को तैयार नहीं है। और इसके लिए कोई और नहीं, हमारे देश के राजनेता जिम्मेदार हैं। इनकी स्थिति ये है, इन्होंने किया ये, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। सिर्फ इनको नहीं, मैं जो कांग्रेस के अन्य पार्टियों के जो प्रवक्ता उनको भी मैं ये याद दिलाना चाहता हूं। एक जो अभी ICRER संगठन और OECD ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उन्होंने ये कहा कि यदि पिछले 17 सालों में हमें उचित MSP मिलता, जिसका वादा सरकारों ने किया था, जिसका वादा यूपी और एनडीए दोनों ने किया था, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अभी स्वामीनाथन के अनुसार MSP तो छोड़ दीजिए, उसके अनुसार तो MSP 3150 रुपया क्विंटल बनता है गेहूं का, तो उसकी देने की तो इन राजनीतिक पार्टियों की औकात नहीं है। उन्होंने कहा जिस MSP का वादा बीजेपी कांग्रेस ने किया था, यदि वही MSP हमारे देश के किसानों को मिला होता पिछले 17 सालों में, तो हमारे देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। और देश के किसानों के ऊपर कर्जा कितना है? मात्र 10 लाख करोड़ रुपए का। यदि इन्होंने वादा खिलाफी ना की होती, इन्होंने धोखाधड़ी ना की होती, हमारे ऊपर एक भी पैसे का कर्जा नहीं होता, उल्टा 35 लाख करोड़ रुपया सरकारों की तरफ हमारा बकाया बनता है। एक अंतिम बात, एक अंतिम लाइन मुन्ना जी, यदि कोई कॉर्पोरेट घराना 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का लोन लेके भाग जाता है, तो उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और यदि एक किसान फसल खराब होने के कारण 10,000, 20,000, 30,000 रुपए का लोन नहीं चुका पाता, तो उसका सरेआम पोस्टर लगा के उसकी बेइज्जती की जाती है। ये नहीं चलेगा। अब किसान जाग चुका है और इन सब लोगों का इलाज करेगा। जी जी जी। तो हमारे साथ ये अभिमन्यु कुहाड़, किसान नेता, 40 सदस्य कमेटी के सदस्य हैं, 40, और एडवोकेट सुनील सोरान बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुनील जी, काफी कॉलर मेरे साथ वेट कर रहे हैं। पहले आप कुछ साहब की बातों का कुछ जी, जवाब हो जाए। हाँ, ये कुछ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किसान नेता की हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है जो आपके सामने अभी आते हैं। पहली बात, ये सब शोर मचाते हैं किसान किसान किसान, और ये हकीकत है, कोई किसानी नहीं करना चाहता। अगर किसी का चपरासी लगने का मौका मिलता है तो भी वो वहां से शिफ्ट होकर चपरासी बनना पसंद करता है। ये बात इन्होंने खुद कही कि हाँ, किसानी घाटे का सौदा है। अब समस्या आती है कि किसानी घाटे का सौदा क्यों है। ये कहते हैं 35 लाख करोड़, मैं कहता हूं पता नहीं कितने लाख करोड़ बेचारे किसान का खा गई गवर्नमेंट। मैं तो ये कहता हूं
कारण केवल इतना है, ये सिर्फ एक एमएसपी का झगड़ा लेके कि एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब एक थोड़ा सा इतना प्राइस जिससे बेचारे का काम चल जाए, वो प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं है। कितना बड़ा धोखा ये अपने किसान भाइयों के साथ कर रहे हैं, एक दिन इस बात का पता चल जाएगा। समस्या है कि किसान को उसकी प्रोड्यूस का ठीक वैल्यू नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास कस्टमर्स की कमी है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने जरूरी है। ये कहते हैं मंडियां मंडियां मंडियां, कितने हजार कमिटीज की मैं रिपोर्ट दे दूं। जिस स्वामीनाथन कमेटी को ये अपनी होली बुक मानते हैं, उसने कहा है कि मंडियों में किसान का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। और लांबा साहब, आप खुद देखो, अगर आपको लिमिट कर दिया जाए कि आपके सिर्फ ये 10 व्यूवर्स होंगे, आप कैसे अपना काम चला पाओगे? इस बात पर ये सब चुप है, मौन है, कोई नहीं इस बात को बोलता। ये सिर्फ एक मंडी के पीछे लेके, मंडियां क्योंकि पता नहीं इनके अपने क्या, किस चीज से क्या लेना देना। क्यों नहीं ये कहते कि भाई किसान क्यों मंडी तक रिस्ट्रिक्ट हो, क्यों नहीं उसको इससे बाहर बेचने का राइट मिले, क्यों नहीं वो इसकी ट्रेडिंग में आए? और जिस ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जिसकी बात कर रहे हैं कि भंडारण का वैल्यू एडिशन में आने के बाद जो लिमिट की जो छूट दी गई है, वो लिमिट की छूट किसान के लिए है, वो किसी उस बाहर के आदमी के नहीं, मतलब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं है, किसी बिजनेसमैन के लिए नहीं है। जब आप, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इस तरह डेवलप करने का कोशिश की जा रही है, ये 3 कानून प्लस में एफपीओ कि किसानों के ग्रुप्स बने। किसान, हर आदमी ये कहता है कि टमाटर की ये जो चिप्स बनती हैं या आलू की जो चिप्स बनती हैं, वो किसान का तो 1 किलो आलू 5-10 रुपए का, और वहां उसकी एक चिप्स बिकती है 5 रुपए की। ये जो वैल्यू एडिशन है, ये किसान को लिबर्टी दी गई है, और वो जो अपनी चीज में वैल्यू एडिशन करे तो उसको आगे कोई सरकारी अधिकारी टच ना करे। ये मेन पर्पस है इस चीज का। यहां तैयारी की जा रही है किसान को एंटरप्रेन्योर बनाने की, किसान को छूट देने की, जहां किसान जिन चेन्स में बंधा हुआ था उससे बाहर निकालने की, लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए बार बार ये किसान किसान किसान, और किसान को वही किसान बना के रखने की कोशिश। क्या तरीका है जी? वो छोटी बात मेरी, एक उदाहरण, एक भाई का पर्सन रह चुका, हाँ, उसका जवाब नहीं देंगे अभी आप? बताओ। यूपी बॉर्डर पे हमारा अंदर आने, हरियाणा में एंट्री क्यों नहीं करने जाता? आप कह रहे थे। अरे लांबा साहब, मैं क्या कर, आपको ये नहीं समझ में आ रही बात? नहीं, मुझे पता है। नहीं, आप नहीं समझ रहे। हाँ। मैं ये कह रहा हूं उस किसान भाई को, हाँ, कि ये जो छूट थी ये सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, ये सरकार ने विड्रा कर ली। ये बैठे अभिमन्यु जी, ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए, इनके कारण। वरना सरकार ने यही छूट की थी, जो एपीएमसी में जो सबसे पहले छूट की थी, वो यही थी कि आप अपनी प्रोड्यूस को कहीं भी कैसे भी, जहां आपको अच्छा रेट मिले वहां सेल कर सकें। ये छूट थी। लेकिन ये जो किसान वहां बैठे हैं, जो सो कॉल्ड किसान नेता अपने आप को कहते हैं, जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इनकी मूर्खताओं के कारण ये बंद हुई चीजें हैं। ये सवाल मुझसे नहीं, बीजेपी से नहीं पूछा जाना चाहिए, मोदी जी से नहीं पूछा जाना चाहिए। मोदी जी ने तो छूट दी थी, लेकिन इस छूट को बंद कहने का मतलब ये है कि किसानों ने ये बीच में जो कानून लेके आ रहे थे, वो अटका दिया कहीं ना कहीं, रोड़ा बन गई। ये जो मंडी, नहीं तो यूपी का किसान हरियाणा में लेके आ सकता था। 101% तो छूट दे दी थी। यूपी का किसान जाके हरियाणा में ले आ सकता था, राजस्थान ले जा सकता, कहीं भी ले जा सकता था। लेकिन ये जो इस आंदोलन की देन है कि ये सब बंद हुई, इस आंदोलन के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है। यही भाइयों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसकी जो अंदर की क्रक्स है उसको समझे। मैं ये मानता हूं किसान परेशान है, किसान की जो परेशानी दूर करने का जो तरीका था, जो पेनिसिया था, वो यही 3 फार्म बिल्स थे। वो परेशान इसलिए था क्योंकि उसको प्रोड्यूस का राइट जो प्राइसेस नहीं मिलते थे, क्योंकि उसके पास कस्टमर नहीं था, उसका नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करना ज्यादा जरूरी था। और इन सब के बाद भी फिर भी मैं कहता हूं, अगर कुहाड़ साहब के साथ सारे देश के किसान हैं तो ये तो लिबरल है, छूट है। भाई जाओ आप मंडियों पे जाके अपनी सेल करो, मुझे क्यों रोकते हो? मैं तो मेरी प्रोड्यूस को बाहर बेच दूं, मेरे पर आपका क्या अधिकार है? मैं अपनी प्रोड्यूस बाहर बेचूंगा। आप कहते हैं कि जियो ने आपको छूट, जियो ने कुछ दिन तो आपको छूट दी, रात जियो मिलती नहीं है। भाई ये आपकी छूट, आप जाओ लो बीएसएनएल, कौन मना करता है? बीएसएनएल तो चल रही है, बीएसएनएल की सिम्स लो। जियो इसलिए आप खरीदते हैं क्योंकि जियो की सर्विसेज अच्छी हैं। आप पूरे देश में कहीं ट्रैवल करो, आपको हर जगह जियो की आपको सर्विसेज मिलेंगी, इसलिए आप जियो खरीदते हैं, वरना किसी की छूट नहीं है। जी, आपकी मर्जी, आप बीएसएनएल लो, आपकी मर्जी। जी, बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हमारे देश का पीएम जियो का प्रचार कर रहा है, सरकारी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जियो की एड के साथ अखबार के पहले पन्ने में प्रधानमंत्री का फोटो लगाता है, तो बीएसएनएल कैसे चलेगी भाई? जरा ये जवाब दे दे। नंबर 2 बात, कितनी मंडियां आपने भी कवर किया है, कितनी मंडियों में उन्होंने बारदाना नहीं भेजा, उठान नहीं होने दी, आज भी मंडियां ठुकी खड़ी हैं, पेमेंट नहीं आई है, बारदाना नहीं भेज रहे हो, फिर कह रहे हैं मंडी चलती रहेगी, मंडी चलती रहेगी। क्या बेहुदगी वाली बात कर रहे हैं ये? अगर जब आप मंडी को सर्वाइव ही नहीं करने दोगे, आप मंडियों में ताला लगा दोगे, आप बताइए इन्होंने 17 मंडियों में ताले लगाए या नहीं लगाए? इन्होंने जो सीजनल मंडी थी, कितनी मंडी बंद की इन्होंने? राई वाली मंडी बंद कर दी, बहुत सारी मंडियां इन्होंने बंद कर दी। हमारे साथी बैठे ये आपको बता देंगे कितनी मंडियां बंद हुई हैं। तो ये, और दूसरी बात मुझे लगता है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इनसे मैं ये कहना चाहता हूं
कि शायद इन्होंने कृषि कानूनों की पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके पॉइंट नंबर 2B के पैराग्राफ नंबर 2 में लाइन दूसरी में ये लिखा हुआ, ये कह रहे हैं ना कि किसान को छूट है। वो ऐसी स्थिति में वो छूट किसान को नहीं है, वो छूट वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर को है वो छूट। तो ये समझे, पहले उसका मतलब समझे, उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करें। जो पहला कानून है उसके पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा गया है कि भाई ई मार्केटिंग की जाएगी, ई मार्केटिंग की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये इनको जानकारी नहीं है। ई मार्केटिंग पहले असम के चाय के किसानों को दी गई उसकी सुविधा, फिर उसके बाद केरल के रबड़ के किसानों को दी गई। वहां पे हुआ क्या कि जो किसान को पहले जो मंडियों में मिलता था, जो मार्केटिंग बोर्ड के तहत जो मिलता था, उससे भी कम मिलने लग गया, और कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ज्यादा रेट मिलने लग गया। होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट के पास ये मैकेनिज्म नहीं है कि भाई जिससे वो फिजिकल डिलीवरी किसी प्रोडक्ट की सुनिश्चित करा पाए ई मार्केटिंग में। सरल भाषा में समझाऊं, ई मार्केटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी किसान का सामान खरीद लिया, वो उसकी फिजिकल डिलीवरी अपने पास नहीं लेगा, वो अपना कमीशन बनाएगा, ऑनलाइन इसको दूसरे में बेच देगा, उसको ऑनलाइन ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेगा उस चाय की, तीसरे को बेच देगा, तीसरा चौथे को बेच देगा। ऐसे 15 लोगों में, ये एवरेज आई है ये रिपोर्ट की, ऐसे 15 लोगों के हाथों से वो निकलती है, 15 लोग अपना कमीशन बनाते हैं। तो और किसी ने भी फिजिकल डिलीवरी नहीं ली और फिर कंज्यूमर को बेचते हैं। तो ये ऐसे भाषण ना दें, ओवरऑल ये मुद्दों पे बात करें, पॉइंट पे बात करें। मैं इनके साथ क्लॉज वाइज बात करने को तैयार हूं, मैंने क्लॉज वाइज बात की, लेकिन ये भाषणों के जरिए जवाब दे रहे हैं, ये बात नहीं चलेगी। जी जी जी, हमारे साथ 10 कॉलर को ले लेते हैं जी। काफी कॉलर हैं, दर्शक नाराज हो जाते हैं, हमारा कॉल नहीं लिया गया। हम एक साथ 10 कॉलर को ही उठाएंगे जी। नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। समुद्र फौजी गाँव मेजत। सुरेंद्र फौजी जी, कौन से गांव से? तहसील आरसी, जिला हिसार, गाँव मेजत। ठीक है साहब, हिसार से बोल रहे हैं जी, बताइए। जी सर, जी सर, मैं प्रवक्ता साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मंडी कहाँ कहाँ है गेहूं के जो आजकल सरकारी खरीद है, वो कौन से स्टेट में है? ठीक है साहब। किस स्टेट? ये भी यूपी में एमएसपी से नहीं है, एमएसपी से नीचे। हरियाणा के अंदर इतने कंटेनर आ रहे हैं 1200, 1300, 1400, 1500 में, वो कहाँ है एमएसपी? तो ये बोल रहे हैं सरकारी खरीद मंडी है, तो हम बच रहे हैं 2 स्टेट, हरियाणा और पंजाब। तो हम भी इनकी तरफ हो जाते हैं, 1283 रुपए की बिक रही है। बिल्कुल, थैंक यू साहब, आपका पर्सन फौजी साहब हिसार से। जी सर बताइए, नाम कौन बोल रहे हैं साहब? हेलो सर, नाम बता दीजिए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जगपाल नारा बोल रहा हूँ, रोहतक से। नारा साहब बताइए, क्या पर्सन है, किसके लिए है? मेरा वकील साहब से पर्सन है, 2 सवाल है मेरे। हाँ फटाफट बता दीजिए, रोहतक से नारा साहब बोल रहे हैं, बताइए। खट्टर साहब ने वादा किया था कि 72 घंटे में पूरी पेमेंट कर देंगे। मेरे को आज 28 दिन हो गए गेहूं डाले हुए मंडी में, अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कटनी और करनी में इनका बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रियलिटी से कोई लेना ही देना नहीं है बीजेपी की कमिटमेंट का। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी मेरे वकील साहब बोल रहे थे कि भाई किसानों को मंडी तक ही क्यों सीमित रहना? अरे भैया, मेरी औकात नहीं है 5 किलोमीटर दूर तक जाने का। आप बात कर रहे हो कि हम आपको बिजनेसमैन बना रहे हैं। कैसे बनेंगे बिजनेसमैन? कहने से बन जाएंगे क्या? थैंक यू साहब, आपके पर्सन वकील साहब सुन रहे हैं सर, आपके लिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा कॉलर ले लेते हैं जी। नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं फटाफट? नमस्कार जी। नमस्कार साहब। मेरा नाम डॉक्टर सोहन सैनी कैथल से बोल रहा हूँ। सोहन सैनी जी कैथल से। डॉक्टर साहब बता दीजिए, किसके लिए, क्या पर्सन आपका? मेरा जो सवाल है अभिमन्यु कोहार जी से है। बता दीजिए। जैसे कि देखो, अब हरियाणा में सारे टोल प्लाजा बंद है, हरियाणा में 140 का, ये यूपी में क्यों नहीं हो रहा? वो जो टिकट है यूपी में क्यों नहीं कर रहा वो सब कुछ ऐसा? अच्छा पर्सन आपका ये भी? हाँ, यूपी में क्यों नहीं कर रहा वो, हरियाणा में क्यों कर रहा है? तो ये सवाल है मेरा अभिमन्यु कुमार जी से। जी आपका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जी, आपका कहने का मतलब सीधा सीधा आ गया, हरियाणा के पागल लोग हैं। नहीं, हरियाणा के लोगों को, अब जैसे यशपाल मलिक जी आए थे हरियाणा में, जाट आंदोलन हुआ था। हाँ, जाट आंदोलन में आए और वो बाद में फिर वो घपला करके वो यूपी चले गए। जी जी, थैंक यू साहब। आगे मेरा सिर्फ यही सवाल अभिमन्यु से, राकेश टिका भी आगे अपन जांच कर रहा, वहाँ क्यों नहीं कर रहा वो? थैंक यू साहब, बहुत अच्छा सवाल है जी कैथल से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं संदीप बोल रहा हूँ, गिरावल इधर की दादरी से। हाँ बताइए साहब, दादरी से। संदीप जी, किसके लिए, क्या पर्सन है?
मैं ये पूछ रहा हूँ जी, तो ये गेहूँ की पेमेंट 48 घंटे में बोल रहे थे जी, मैंने 12 तारीख को गेहूँ बेचा था जी, आज तक पेमेंट नहीं मिली है। आगे भी बोला बिल्कुल बिल्कुल साहब, कई पर्सन हो चुके, ये पर्सन कई हो चुके सुनील जी से इसका जवाब जरूर लेंगे। अगला पर कॉलर ले लेते हैं, हमसे फोन कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए साहब। नमस्कार सर जी, राजस्थान से राजू बिस्मिल बोल रहा हूँ। राजस्थान साहब, पहले अपनी मोबाइल की आवाज बंद कीजिए आप, आपकी आवाज आ रही है, हमें साफ सुनाई दे रही है। सर मैं से बात बता रहा हूँ, जो ये वकील साहब कह रहे हैं नहीं कि MSP से बिक रहा है माल। हाँ, राजस्थान से बोल रहे हैं। हाँ जी, राजस्थान जालोर जिला सांचौर तहसील से बोल रहा हूँ, राजू बिश्नोई। राजू बिश्नोई जी, जालोर जिले से। बताइए साहब, जल्दी बता दीजिए। सर ये बता रहा हूँ कि जो ये वकील साहब बोल रहे हैं नहीं, एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि MSP बिक रहा है। हमारे यहाँ बाजरा बिक रहा है 1000, 1200, 1300। कोई भी चीज हमारी MSP ऊपर नहीं बिकती है। ये कह रहे हैं MSP पे बिकेंगे, ऐसे करेंगे। तो मोदी साहब ने क्या क्या वादा किया, अभी आपको पर्सन आपके लिए याद है ना जी? थैंक यू साहब। जालोर जिले से 1200, 1300 रुपये बाजरा, हर फसल यही बिक रही, कोई MSP पे नहीं बिक रही। अगला कॉर्नर ले लेते हैं जी। बताइए क्या नाम अपना, कौन बोल रहे हैं साहब? हेलो, हेलो। हाँ नाम बताइए जी जल्दी फटाफट अपना। हाँ जी, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ जी, सिरसा से। सिरसा से। बताइए वीरेंद्र जी, किसके लिए क्या पर्सन है? ये जो किसान नेता, इनसे मुझे पूछना था। नहीं, किसके लिए? बीजेपी या फिर किसान नेता? किसान नेता से। किसान नेता से क्या? अभिमन्यु कुमार से। बताइए। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि कानून वापसी ले लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। हाँ, तो वो कानून जब वापसी हो जाएगा फिर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, उसमें तो किसान को नुकसान हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, उसमें किसान को नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, ये इसका जवाब जरूर दिलाना, अगर कहो तो मैं होल्ड रखता हूँ। ना जी, चिंता ही मत करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। और कुछ पूछना है तो हम इससे पूछ लेते हैं। किस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर नहीं, कौन सा बताइए? जी 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 जी, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, अब क्या पूरा विस्तार से बताइए। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा तो किसान और खरीदने वाला दोनों को बराबर माना जाएगा, तो किसान को बराबर पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जितना रेट ऊपर नीचे होगा। किसान को बराबर पेनल्टी भरनी पड़ेगी जब भी रेट ऊपर नीचे होगा तो किसान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? हरियाणा में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट की बात कर रहे हैं आप? पहले कौन सा एक्ट है? इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो लगेगा। जब भी कोई कानून नहीं होता तो एक कॉन्ट्रैक्ट कानून है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो लगता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। जी जी जी, कोई नहीं, आपका पर्सन ले लेते हैं। कुमार साहब मेरे साथ बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो भी मैं बता देता हूँ, ये उसको पैरवाई करके इनसे पूछे, ये लोगों को पागल बना रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपसे क्वेश्चन किया आपने जी। हमारे साथ कुछ कॉलर और भी बने हुए हैं जिनका हम फ़ोन नहीं उठा पाए, उनका बाद में उठा लेते हैं जी। अभी जी एक कॉलर और ले लेते हैं जी। सर नाम बताइए, जल्दी बताइए भैया, फटाफट अपना हेलो, नाम बताइए जी। योगेंद्र सिंह। हाँ जी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह कहाँ से बोल रहे हैं साहब? भादरगढ़ से। हाँ बताइए साहब। भाई साहब, मेरा बीजेपी के पत्रकार श्रावणी से हाँ क्वेश्चन है। हाँ बताइए। ये मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ बैठ कर, ये बोल रहे हैं जैसे कि ये जो जरूरी वस्तु होती नहीं है, जो भंडारण का किसानों के लिए है, किसानों के लिए है कि व्यापारियों के लिए है? बताइए, इतने आपके चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा ना बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपका पर्सन ले लेते हैं, अगला कॉलर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। सर नाम बता दीजिए फटाफट अपना, कौन सा बोल रहे हैं? राम राम जी। राम राम जी, नाम बताइए साहब। मैं बोल रहा हूँ जी कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से कौन सा बोल रहे हैं? प्रीतम बोल रहा हूँ जी। प्रीतम जी, किसके लिए क्या पर्सन है, फटाफट बता दीजिए। मेरा पर्सन ये है कि जैसे जाट आंदोलन में बच्चों पे केस लगे थे, वो अब तक मतलब उस चीज को आपको भी पता है लांबा साहब कि वो सारे केस अब तक चल रहे हैं, कुछ केसेस चल रहे हैं। बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है। ऐसे ही ये जो किसान नेता है, ये विरोध के लिए तो बोल रहे हैं हमें कि विरोध करो, लेकिन जब हमारे पे पुलिस केस होते हैं या होते हैं, होने के बाद ये शुरू में तो आश्वासन देते हैं हम आपके पास खड़े, घर से ही खर्चा लगाते हैं। अब जाट आरक्षण में भी घर से खर्चे लगाए लोगों ने। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं था। अब भी वही यशपाल मलिक भाग गया। अब ऐसा ये करें, हमारा लाल कागज हो जाएंगे, भविष्य भी खराब हो जाएगा। या तो इनको ये बोलो जी भाई ये तो विरोध है, आप अपील करो कि विरोध ना करे। ठीक है, अपने जो मुद्दे हैं उनको शांति प्रिय ढंग से हम बात कर लेंगे। आप हमारे भविष्य की तरफ भी तो देखो। आप जी 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 अपने घर से पूछेंगे
जी बहुत अच्छा पर्सन है सर, आपके लिए बहुत गंभीर दो पर्सन है, दो बंदों के अलग अलग। साहब थैंक यू, आपने हमसे बातचीत के पर्सन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पर्सन अभी कैप्टन है, सॉरी अभिमन्यु कुमार से ले लेते हैं हम। जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं फटाफट अपना। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, महेंद्र सिंह। हाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट से बताइए जी महेंद्र सिंह जी। हाँ जी, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, तो ये डांड के अंदर हमें जो इन्ना कड़क गिरवाई है, उसमें अपना तो अडानी अंबानी के फार्म में, तो वहाँ 3-3 घंटे तक 3-3 दिन लोग बैठे रहे और उन्होंने अपना किराया भी 6,000 रुपये लगा जी। इनको अभी कह रहे हैं कोई समस्या नहीं हो रही है, इससे ऊपर क्या समस्या होगी जी? थैंक यू साहब, सुन रहे हैं, आपका जवाब अभी ले लेते हैं सर। आपके लिए जो क्वेश्चन, आप ध्यान रखिए इन लोगों का जो पर्सन, और कैप्टन अभिमन्यु के लिए तो बहुत गंभीर सवाल है। दो जी सर नाम बताइए फटाफट अपना, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं जगदीप बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ हैदराबाद से बोलिए जगदीप जी। सर पहले तो अभिमन्यु कुमार जी को नमस्कार जी आपके लिए नमस्कार। बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नाम बताइए। बीजेपी प्रवक्ता से है हाँ कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को एमएसपी का कानून के अंदर क्यों नहीं लेके आते? प्राइवेट प्लेयर्स को एमएसपी के कानून के अंदर क्यों नहीं लेके आते? बहुत अच्छा पर्सन है साहब, आपका धन्यवाद। हैदराबाद से फोन किया, अभी आपका जवाब ले लेते हैं सर, थैंक यू। जी सर नाम बताइए फटाफट अपना जल्दी सी। कट गया इनका भाई का पर्सन बीच में, चलो कोई नहीं सर, काफ़ी अब शॉर्टकट जो भी हो उसके जल्दी जल्दी बता दीजिए, हमारे जो कॉलर्स हैं बहुत ज़्यादा वेटिंग में है। ठीक है, पहली बात तो जो आखिरी जो सवाल आया था, एक वो पॉइंट में मेंशन करना चाह रहा हूँ। यदि जो शौरान साहब कह रहे हैं कि भाई मंडी के बाहर इनको इतना ही विश्वास है कि मंडी के बाहर ज्यादा रेट मिलेगा और ये किसान को अमीर बनाना चाहते हैं, तो एक उसमें कानून बना देना कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर या कोई भी कंपनी खरीदेगी वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकती। एमएसपी से नीचे खरीदेगी तो दंडनीय अपराध होगा, यदि इनको इतना ही विश्वास है। दूसरी बात, देख कई महत्वपूर्ण सवाल इसमें आए। एक सवाल आया कि भाई जो बच्चों के ऊपर केस लग रहे हैं, हमारे खुद के ऊपर भी केस है, और देखिए ये केस जो होते हैं ना, ये तो आंदोलन का मेडल होते हैं। उन्होंने एक बात और बोला, आप उन्होंने ये कहा कि शुरुआत में आप बड़े बड़े लालच देते हैं, हम साथ हैं, हम केस लड़ेंगे, चिंता मत करो, छुटवा देंगे, ये कर देंगे, बाद में आप खड़े नहीं मिलते, पैसे से जेब से खर्च करके हमें केस लड़ना पड़ता है। अब भी कई लोग जाट आंदोलन के अंदर जेलों में पड़े हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं किसान नेता। देखो अभी जो अब कुछ दिन पहले लगभग 152 जो हमारे भाई दिल्ली में गिरफ्तार किए गए थे, तो मोर्चा ने और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी मिलजुल के जो वकीलों की कमेटियां बनाई, तो वहां पे उन कमेटियों ने उन बच्चों की पैरवी करी और उन बच्चों को सभी को रिहा कराया। जो पूरा एक वो होता है कि भाई कुछ उनको अलावेंस देना होता है तो 2-2 हजार रुपए उनके अकाउंट में भी डलवाए, उनको भी भिजवाई। ये सारा काम मोर्चा ने और जो अन्य सामाजिक संगठन है उनकी कमेटियों ने भी किया। तो हम ये बात कह रहे हैं कि भाई हम उन बच्चों के साथ, हम उन साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। भाई देखिए एक बात ऐसी है, मान लीजिए मेरे ऊपर भी बहुत सारे केस हैं, तो वो केस अगर लड़ने होंगे तो लड़ेंगे, क्या बात हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हम अपने ना तो हमने आज तक किसी भाई का साथ छोड़ा है, ना आगे किसी भाई का साथ छोड़ेंगे। और जो ये होते भाई जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो मेडलों के तौर पर आएंगे ना, इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। और जब तक पूरा किसान समाज, हम सब भाई एकजुट होकर खड़े हैं, जो जिनके ऊपर केस लगा है या जो कुछ भी हुआ कि जिनके ऊपर जाति करने का प्रयास किया गया, आगे किया जाएगा, हम मिलजुल के उसका जवाब देंगे। किसी को कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये हमारे वचन है, ये आपसे वादा है कि हर तरीके से आपके साथ खड़े, आप निश्चिंत हो जाइए। आप जी एक पर्सन और गंभीर एक भाई का जी, वो क्या था, मैं बताता हूँ जी 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 वो भाई का सवाल ये कहना है कि ये जो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक जो लॉ लेके आए हैं, उससे पहले एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हाँ अब सवाल क्या है, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो भी लॉ है, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये प्ले नहीं करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इस देश के अंदर वो लागू होगा। अगर अब कोई भी किसान कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, रोक तो नहीं सकते, आज भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे किसान, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो धाराएं हैं वो किसान के फेवर में नहीं है। तो ये क्या उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी खत्म करा रहे हैं क्या? ये उस भाई का बहुत सुंदर सवाल था। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जहां किसान को बहुत ज्यादा लिबर्टीज दी गई वो तो आपने खत्म करवा दिया। वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आज भी इस देश में लागू है, उसके तहत जिसने कॉन्ट्रैक्ट करनी होगी तो उसको तहत करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी तो जो धाराएं हैं वो और भी ज्यादा किसान के खिलाफ है। ये क्वेश्चन है जी, मैं इनका जवाब जी जी जी। पहले मैं इनको इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले की 2-3 बातें बता देता हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट जो ये नया जो ऑर्डिनेंस के जरिए आया था, जो लॉ बन चुका है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई मान लीजिए किसी किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो कंपनी खरीदने से पहले
उसका सैंपल की जांच कराएगी, उसके बाद अलग अलग उस जगह से, संस्थानों से, उसकी लैब से उसकी जांच कराने के बाद ही उसको खरीदेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, जिस राज्य से हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो एक कंपनी ने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, धान का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उसने देखा कि भाई मंडी में, और ये बहुत सारे स्टेट्स में हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मंडी में तो रेट बहुत कम मिल रहा है, जितने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे कम रेट पे मंडी से उसको मिल रहा है, अलग अलग जगहों से, मतलब मंडी का मतलब खुली मार्केट से मिल रहा है उसको। तो उसने क्या किया, उन किसानों से खरीदने से मना कर दिया, और ऐसा करने से किसानों को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी कॉन्ट्रैक्ट, इन्हीं के तहत कई व्यापारी पैसा लेके भाग गए, उनसे कोई जवाब लेने वाला नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी, मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, एक कंपनी किसी किसान के साथ किसी फसल को लेकर 2000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। यदि खुले बाजार में उसकी कीमत 1000 आ जाती है, तो वो कंपनी कहती है भाई कि खुले बाजार में 1000 मिल रहा है, तो हम तो आपका 2000 में नहीं खरीदेंगे। तो वो किसान का शोषण करते, खरीदने से मना कर देती है। और यदि वो 2500 3000 चली जाती है, तो फिर वो कंपनी उसी से खरीदती है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, फिर उसको बाहर कहीं नहीं बेचने देती है। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या है, और जिसकी ये बात कर रहे थे, मैं तो ये कहता हूं, इनको ये समझ होनी चाहिए, हमारे जो भाई बैठे हैं बीजेपी वाले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश के लिए सही है ही नहीं। चाहे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या आज का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वहां पे सही, जहां पे कई 1000 एकड़ की लैंड होल्डिंग है। हमारे यहाँ पे लैंड जो पॉपुलेशन रेशो है वो पश्चिमी देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पे किसानों के लिए जो खेती है वो जीवन यापन करने का तरीका है, जबकि पश्चिम में जो खेती बाड़ी है वो जीवन यापन करने का तरीका नहीं है, वो बिजनेस है। वो ये इनको समझना चाहिए। दूसरी बात, इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखा हुआ धारा नंबर 8B और धारा नंबर 9 में ये लिखा हुआ है, पहले तो इन्होंने ये लिख दिया कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कोई किसान की जमीन को गिरवी नहीं रख सकता, लेकिन आगे ये लिखा कि भाई जब रजामंदी हो जाएगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट जो की गई है, जिस जमीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस जमीन के ऊपर वो स्पॉन्सर, वो उस जमीन को लेने वाला व्यापारी कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, और उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए वो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सरकारी स्कीम के तहत क्रेडिट ले सकता है। इन्होंने चालाकी है कि क्रेडिट शब्द लिखा है, लोन नहीं लिखा डायरेक्टली। क्रेडिट क्या होता है भाई? क्रेडिट भी तो वही होता है। अब इनमें इन एडवोकेट साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में ऐसा कोई बैंक है, क्या हमारे देश में ऐसी कोई स्कीम है जो बिना किसी चीज की गारंटी दिए हुए किसानों को या किसी और व्यक्ति को लोन दे देगी? जो वो व्यापारी उस बिल्डिंग को खड़ा करने पे जो लोन लेगा, जो क्रेडिट लेगा, उसके लिए वो जमीन उसके गिरवी रखी जाएगी। दूसरी बात इनको बताना चाहता हूं कि आगे उसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने पे उस स्पॉन्सर के पास, व्यापारी के पास 2 ऑप्शन है कि या तो उस बिल्डिंग को वो गिरा के जमीन एज इट इज लौटा दे, या फिर उस बिल्डिंग का मालिकाना हक भी किसान का हो जाएगा। यानी जो उस बिल्डिंग के ऊपर कर्जा होगा, लोन होगा, वो भी किसान के गले की फांस बन जाएगा। और इनसे मैं निवेदन करता हूं उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को जरा एक बार पढ़ के जरूर देखें। जी 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 सुनील जी, आपके लिए एक मैं पहले पर्सन ले लेता हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ अब कुंवार किसान नेता बने हुए युवा नेता हैं, और एडवोकेट सुनील सोरान जो बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ बने हुए, दोनों बेबाक तरीके से बातचीत हो रही किसान मुद्दों को लेके। जी शमशेर जी, डॉक्टर शमशेर मेरे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सर डॉक्टर साहब बता दीजिए। हाँ जी, मेरा एक सवाल है सोरान साहब से। हाँ जी। सोरान साहब अजय चौटाला की क्लास में पढ़े हुए हैं, और जैसे डिप्टी सीएम है उन्हीं की थाली में इन्होंने जूठा खाया हुआ है। मैं इनसे पूछता हुआ सारी मंडियों में खरीद बंद करके, और जो फ्रंट लाइन वर्कर का जो साइलोज को, प्राइवेट साइलोज को दर्जा खट्टर साहब ने दिया है, यानी कि किसान पे लॉकडाउन रहेगा, मंडियों पे रहेगा, आड़तियों पे रहेगा, और वेयर हाउस का जैसे पीछे शराब की तस्करी हुई थी, तो उसके लिए किससे हिदायत और किसको लाभ पहुंचाने के लिए साइलोज को फ्रंट लाइन वर्कर का इन्होंने दर्जा दिया है। और 7 मंडी आज बंद हो चुकी है, और मंडी से बाहर जो मंडी का ये रिफॉर्म कर रहे थे, तो आज खरखोदा मंडी में सभी ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। आड़ती बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है। क्या ब्याज पे पैसे लेने के लिए 9% ब्याज के लिए किसान 1 महीना रुकने की हालत में है? ये कह रहे ब्याज दे देंगे, 20-20 दिन से 25 से पेमेंट रुकी हुई है। तो ये जो साइलोज को लाभ पहुंचाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है, तो मंडियां तो खत्म की जा रही हैं, तो इस पे इनका क्या कहना है? जी थैंक यू। दावेदारी कर ली इतिहास में, कितने जजेस बन रहे, इनको टिकट नहीं देने वाली बीजेपी। डॉक्टर साहब थैंक यू, धन्यवाद जी। हमारे साथ एक कॉलर रोज जुड़े, वो भी ले लेते हैं, काफ़ी देर से वो ट्राई कर रहे हैं। जी सर नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं?
हेलो नफे सिंह बोल रहा हूँ दादरी। सब थोड़ा सा आवाज़ तेज बोलिए, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही हमारे पास। मैं दादरी से नफे सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए जी, नफे सिंह जी दादरी से। सर जी मेरा सवाल एक जी से है। हाँ बताइए। सर जी ऐसा है, कोरोना महामारी चली हुई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बंगाल में रैलियां तो उनके मुंह के ऊपर मास्क नहीं था। थैंक यू साहब, आपका सवाल हमें पता चल गया। उनके मुंह पे मास्क नहीं था, हजारों की भीड़ इकट्ठी की उन्होंने। इकट्ठी थी उस टाइम पे। सर दूसरी बात ये है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ तब। जी अगला कॉलर ले लेते हैं। सर नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं साहब? सुनील जी, बताइए साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी गाँव माइकला से बोल रहा हूँ। बताइए साहब। एडवोकेट जी? हाँ जी, नहीं जी सुनील। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए 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 साहब, किसके लिए क्या पर्सन है? हाँ जी, प्रश्न ये है कि बीजेपी सरकार है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी एक गरीब परिवार को और ऑटो ड्राइवरों को भी 5-5 हजार रुपए दे रहा है। हाँ क्योंकि कोरोना के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, इनकी किस्त क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? सिर्फ हमारा ये सवाल है बीजेपी सरकार। बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टर आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, गाड़ी मालिक, छोटे गाड़ी मालिक। सर हमारा समय काफ़ी हो चुका है और जल्दी जल्दी हम पर्सन दोनों से ले लेते हैं, दोनों नेताओं से। तो हम थोड़ा सा लास्ट में चलते चलते 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबके कॉलर हम नहीं ले सकते, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सभी फ़ोन करेंगे तो 12-1 बजे तक हम फ़ोन उठाते रहेंगे। आगे जब भी कोई डिबेट होगी आपके कॉल सबसे प्रमुखता से लिए जाएंगे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सबके फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं हम, क्योंकि कॉलर बहुत ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे सब पास फ़ोन आया, उनका नहीं उठा पाई, और कनाडा से भी एक फ़ोन आया है, उनका भी हम नहीं उठा पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले के 2 मेरे मित्र हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, और जो मेरे साथ फ़ोन अभी आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं लास्ट में 2-3 कॉल उठा लेता हूं, उसके बाद हम क्षमा चाहते हैं। काफ़ी लंबी डिबेट हो चुकी है और इनसे दोनों नेता हैं, कहीं ये भाग ना जाएं। इनसे पर्सन लेना बहुत ज़रूरी है, तो आपके पर्सन कभी बीच में ना रह जाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं हम। जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, लम्बा साहब लाइन पर कट गए थे। अरे सर आपका पर्सन हो चुका। अच्छा जी, ओके जी। हाँ जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? हेलो, नाम बताइए सर फटाफट। मेरा प्रश्न ये है सुनील सोरान से कि बाहर मंडियों से बाहर अगर फायदा किसानों को होगा तो फिर एमएसपी कानून बनाने में क्या नुकसान है सरकार को? थैंक यू साहब, थैंक यू। कौन नाम क्या, कहाँ से बोल रहे हैं? ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी, शिवानी से। शिवानी से ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कलर जी, नाम बताइए सर फटाफट। सर हमारी आवाज आ रही है तो नाम बताइए। हेलो हेलो, चलो अगला कॉलर ले लेते हैं। सर नाम बताइए फटाफट अपना। हेलो, नाम बताइए जी। रणवीर सिंह कादियान। कादियान साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोहतक से बोल रहा हूँ जी। शिवरान साहब से एक सवाल पूछो कि 2014 में ये कहने लगे थे दुगुनी आमदनी करेंगे हम। हाँ जी हाँ जी। तो कौन से साल करेंगे? टाइम तो बताओ। 2021 तो आ गया, दुगुने का ही जाएंगे सारी उम्र तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कादियान साहब रोहतक से आपका पर्सन वाजिब अभी ले लेते हैं। हाँ, पूछो इनसे। थैंक यू जी। नाम बताइए अपना, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं तरकी दादरी से बात कर रहा हूँ, मनदीप सांगवान। सांगवान साहब बताइए किसके लिए क्या पर्सन है? सर मैं सुनील जी के लिए कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। तो ये पूरी 12 एसोसिएशन किसानों के साथ खड़ी थी सर। ये अकेले जो किसानों के लिए फायदे गिना रहे थे किसान बिलों के, तो उसके लिए मैं इनसे चर्चा करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों, क्या दिखाई दिया इन बिलों में इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जी उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया? थैंक यू साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। नाम बताइए भाई अपना फटाफट, जल्दी जल्दी बता दीजिए साहब। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए साहब। मैं सुमेर फौजी बोल रहा हूँ जी, अहमदाबाद खोल बाढ़। फौजी साहब बता दीजिए, सुमेर जी बाढ़ हल्का से। पहले आपको और कुहाड़ साहब और सुरेन साहब को नमस्कार। थैंक यू साहब। कुहाड़ साहब आपके लिए नमस्कार। राम राम जी, राम राम। सुनील जी आपके लिए भी थैंक यू सर। हाँ सुरेन साहब को मैं बोलना चाहता हूँ सर कि जैसे कुहाड़ साहब जो है किसानों के पक्ष में जो काम कर रहे हैं, ऐसे इनको भी जो है ना अपनी हट छोड़ करके और इनके साथ में आ जाना चाहिए अगर आगे गए। चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू आपका। अभी पूछ लेते हैं आपका पर्सन भी। तो ओके साहब, चलो अभी फोन आए तो अभी
जी पहले हम आपसे ले लेते हैं सर। पहले तो ये आपके साथ आ जाए कैसा रहे भाई का, अभी ये शायद ही दिल्ली रहते हैं बाडा से। हाँ देखिए, इससे पहले भी एक सवाल आया था वो चौहान साहब के लिए, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, इनकी थोड़ा आसान कर देता हूँ। एक साथी ने पूछा कि भाई पूरी जो बार है वो तो किसानों के साथ है, ये अकेले ऐसे वकील हैं कि जो किसानों के खिलाफ खड़े हैं। देखो ये पढ़े लिखे भाई हैं हमारे, अंदर से ये भी जानते हैं कि ये कानून बहुत खराब है, अंदर से ये भी जानते हैं एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है, और ये भी मन से तो ये किसानों के साथ ही खड़े हैं। लेकिन टिकट के चक्कर में नहीं, टिकट मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा, मैं ऐसे शब्द डॉक्टर शमशेर का फोन है अभी, मैं ये कहूंगा इनकी मजबूरी है, ये गलत जगह फंस गए हैं। इनके ऊपर मोदी, अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर का, ओम प्रकाश धनखड़ का डंडा है। ये हाँ, ये चाहते हुए भी ये नहीं बोल सकते, ये किसानों का साथ नहीं दे सकते चाहते हुए भी। है तो ये भी जमींदार के ही बेटे हैं, किसान के बेटे हैं ये, लेकिन ये गलत जगह पे फंस गए। अब ये गलत जगह से निकलने में इनको टाइम कितना लगेगा, ये गलत जगह से निकलने के लिए जो साहस जरूरी होता है, क्या वो ये साहस दिखा पाएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन मेरी इच्छा ये है, तो आपको भी तो साहस देना चाहिए। मेरी उम्मीद और मेरी इच्छा ये है, मेरी दुआ भी ये है कि वो साहस दिखाएं और जो बीजेपी की जो गलत जगह फंस गए हैं उससे बाहर निकले। और मैं तो ये कहूंगा बीजेपी से निकल के किसी अन्य पार्टी में भी मत जाइएगा, आप उसके बाद समाज के साथ आ जाइए, आप किसान कौम के साथ आ जाइए, और ये पार्टीबाजी वाला चक्कर ये छोड़ दीजिए। जी 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 सुनील जी क्या कहेंगे? नहीं चलो मेरी बात पहले तो आपके 12 सेशन के उसके लिए क्या कहेंगे? वो आपसे पर्सन वो मनदीप भाई का सवाल था। देखो मनदीप भाई, ये सही बात है कि मेरी बार ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम ये जो एजिटेशन चल रही किसान बिल के खिलाफ, हम सब इनके साथ जाएंगे। लेकिन आप देखो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको अधिकार है। मैंने उस बार के अंदर, उस मीटिंग के अंदर अपनी बात रखी थी और ये कहा था कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ ये जो फार्म बिल्स आए ये किसान के हित में आए हैं, और आप अपने पॉलिटिकल हितों के लिए सब कर रहे हो। और मैं बार के जो अंदर का कैरेक्टर उससे अच्छे से परिचित हूँ। वो भाई है मेरे, मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ, मुझे भी अधिकार है मेरी बात रखने का, और वहाँ भी उनको जो रेजोल्यूशन पास करने का था उनको अधिकार है। जो मेजोरिटी के लोग थे उन्होंने अपनी बात की, पास हो गया। मैं क्वाड साहब का धन्यवाद करता हूं, मेरे लिए अच्छे शब्द उन्होंने कहे, उसका बहुत बहुत आभारी हूं। इंपॉर्टेंट है कि मेरे से लिए 2 सवाल आए थे। एक सवाल तो आया था उन भाई ने मंडी के से संबंधित कि किसान बेचारा 10 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर सकता, वो दूर दूर तक अपना सामान लेके कैसे जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सबसे वाजिब सवाल है। मैं सोचता हूं कि ये कैसे किसान लेके जाएगा। 1860 और 70 के दशक में हिंदुस्तान के अंदर कॉटन की खेती होती थी, साउथ इंडिया में, हैदराबाद के आसपास, और मैनचेस्टर के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई थी और वहां कपड़ा बनता था। अब क्या होता था कि हिंदुस्तान का व्यापारी किसान के पास जाता था जब वो कॉटन उगाता था। व्यापारी कॉटन नहीं उगाता था, किसान कॉटन उगाता था, और उसके खेत में जाके मोल भाव करता था। किसान अपना जो उसमें लागत आई उसको कैलकुलेट करता था, फिर उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड करता था, और उस व्यापारी को बताता था कि भाई मैं अपनी जो प्रोड्यूस है आपको इस रेट में बेचूंगा, लेनी तो ले, नहीं तो मत ले। कि व्यापारी है, व्यापारी के तो घर से कुछ जाना नहीं, उसने तो वहां से लिया, कलेक्ट किया, उसकी शिपिंग की, उसको मैनचेस्टर ले गया। मैनचेस्टर में वहां जिसने कपड़ा बनाना है उसको तो कॉटन खरीदनी पड़ेगी, उसने वो कॉटन खरीदी और कपड़ा बना। अब कपड़ा मार्केट में गया, लोगों को कपड़ा पहनना है, तो वो सब ने अपना अपना जो प्रॉफिट था वो ऐड किया। किसान ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, जो मिडिल मैन था जो लेके गया उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, जो मैन्युफैक्चरर था उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, और वो कपड़ा बिका। अब खेल क्या हुआ, जब वो कपड़े में सब प्राइस ऐड हुए तो उस समय की जो हिंदुस्तान क्योंकि परतंत्र था, ब्रिटिशर्स ने अंदाजा लगाया कि इसको कैसे कम किया जा सके। इसको कम करने के लिए जो सबसे कमजोर कड़ी थी वो थी किसान। वो आया हिंदुस्तान में, आके उसने कहा, किसान को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि तू अपनी इस प्रोड्यूस को खेत में नहीं बेचेगा, इसको गाड़ी में लोड कर, और एक नोटिफाइड एरिया है और वहां ये 5 आदमी इनको सेल कर। अब वो 5 आदमी उस नोटिफाइड एरिया में किसान का शोषण करने लगे। किसान की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि किसान को अपनी प्रोड्यूस मंडी ले जानी पड़ी, और उसको अगर वापस लेके जाए तो उसको डबल ट्रांसपोर्टेशन लगे। उसकी मजबूरी होगी उन 5 आदमियों का शोषण स्वीकार करने की। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसान, देखो किसान की माल कहां बिका, मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में नहीं लेके गया किसान का सामान मैनचेस्टर व्यापारी अपने आप लेके चला गया, वो व्यापारी जो खरीदने आया। उसके बाद सन 1928 में आया रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन ने बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रोड्यूस थी इस देश के अंदर उसके लिए ये रिकमेंडेशन की, और फिर 1936 में इस देश में बनी मंडियां, और देश की आजादी के बाद भी ऐसी सरकार आई जो इन मंडियों को ऐसी कैसे कंटिन्यू करते रही और किसान को फोर्स करते रहे अपना प्रोड्यूस लाके उस मंडी में बेचने की। मेरे ख्याल से मेरे इस भाई को समझ में आ गई होगी कि 1860 में किसान की जो कॉटन थी वो मैनचेस्टर का व्यापारी आके खरीदता था, जाती थी मैनचेस्टर, इंडिया का किसान नहीं जाता था, और मैनचेस्टर का व्यापारी यहाँ के खरीदेगा तो उसको, उस किसान की, वो किसान की लिबर्टी होगी कि अपनी जो चाहे
उस रेट पर उसको बेच सके। इसके अलावा जो दूसरा सवाल था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित, जिसके ऊपर भाई ने बड़ी बात कही, आज भी अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। बात यह है कि क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको कुछ किसान को फायदा हो, इसके लिए कई नई नई चीजें ऐड की गई। जैसे इन्होंने कहा कि अगर वहां कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी उसके ऊपर क्रेडिट लिया जाएगा। और ये बात शॉर्ट में, और ये बात कही गई, इन्होंने भाई ने कहा कि बिना जमीन के कहां लोन मिलता है। आज इस देश के अंदर केवल प्रोजेक्ट मात्र पर अगर आपकी रिटर्न्स अच्छे हैं, केवल प्रोजेक्ट मात्र पर, आपको मैं बताऊं स्टार्टअप में आप एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आइए, बैंक से डिस्कस कीजिए और वो प्रॉफिटेबल लगेगा तो बिना किसी चीज को मॉर्टगेज करे आपको लोन मिल जाएगा, सिर्फ आपके उस प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये भी देखो कितनी अच्छी कंडीशन उसके अंदर रखी गई, अगर आप उसका किसान का जो भी देनदारी है वो नहीं चुकाओगे तो जो आपने वहां स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है वो भी आप किसान वहीं की वहीं रख लेगा। तो ये सब चीजें छूट और इस समझ के की गया काम था किसान के वेलफेयर के लिए, इसलिए मैं सोचता हूं ये किसान के हित में आया कानून था। और इसलिए मैंने बार में भी, जहां मेरे बार के भाई रिजोल्यूशन पास कर रहे थे इन किसान बिल्स के अगेंस्ट, मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि ये जो ऑडियंस देख के मैं नहीं बोलता, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हमारे वो विधायक जी हैं, वो बाहर कहते रहे, विधानसभा में कहते रहे, बड़ौदा में कहते रहे कि तीनों फार्म बिल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे हमारे सांगवान भाइयों के बीच में आए और उन्हें हॉस्टाइल ऑडियंस मिली, जैसे यहां विरोध मिला, वो अपने विचार बदल गए। मैं ऑडियंस देख के अपने विचार नहीं बदलता, मेरी आत्मा में ये लगा कि ये किसान बिल वास्तव में किसान के हित में है, मैं उस बात के लिए खड़ा रहा, उस समय भी जब मेरी बार उसके खिलाफ थी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहा हूं। हमारे भाई ने कहा कि भाई जिसके रिटर्न्स अच्छे हैं उसको मिल जाता है प्रोजेक्ट के आधार पे। पहली बात, किसान तो रिटर्न भरता ही नहीं है, किसान की तो ऐसी स्थिति नहीं है कि वो रिटर्न भरे। तो ये एक बिजनेसमैन को और किसान को कंपेयर ना करें। और इन्होंने खुद इस बात को कह दिया कि बिजनेसमैन को तो बिना किसी चीज से गिरवी रखे लोन मिल जाता है और किसान को 1 लाख का केसीसी बनवाने के लिए अपनी 1 करोड़ की जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, उसके कागज देने पड़ते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने ये मंडी एक्ट बना दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। 1938 में दीनबंधु छोटूराम जी ने ये पंजाब फार्म प्रोड्यूस एक्ट बनाया था, उसके तहत ये मंडियां बनाई गई थी। 1938 में ये हुआ था। और इस तरीके से ये अंग्रेजों का इस तरीके से लेके कि भाई जो मंडी का क्रेडिट जो छोटूराम जी को मिलना चाहिए, उसका ये अंग्रेजों की तरफ लेके जाके ये छोटूराम जी का अपमान कर रहे हैं। चाहे तो ये इन्होंने अज्ञानतावश इन्होंने ये बात कह दी, और अदरवाइज इन्होंने सोच समझ के जानबूझ के ये बात कही है, तो ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि ये छोटूराम जी का जो क्रेडिट जो उनको होना चाहिए वो क्रेडिट भी ये छीन रहे हैं और किसी और का नाम ले रहे हैं। अब देखिए इसमें एक चीज, जो ये कॉटन का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, ये कॉटन में ये विदेशी कंपनियां आई, ये जीएम सीड लेके आई, महाराष्ट्र के किसानों को, विदर्भ के किसानों को कैसे बर्बाद कर दिया। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और अंग्रेजों के टाइम में किसानों का तो कभी फायदा हुआ ही नहीं। किसानों के साथ तो जोर जबरदस्ती करके डंडे के दम पे उन पे खेती कराई जाती थी। नील की खेती के खिलाफ आंदोलन हुआ। तो ये काहे का एग्जाम्पल दे रहे हैं? ये इनका एग्जाम्पल ही अपने आप में गलत है। अंग्रेजों ने तो पूरे भारतवर्ष के लोगों का खून चूसने का काम किया था। ये कह रहे हैं कि एक समय फायदा हो गया था और बाद में नुकसान हुआ। तो ये चीज फैक्चुअली इनकरेक्ट है और इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जी, तो हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु कुहार जी बने हुए थे, किसान नेता हैं जी। चलते चलते दर्शकों को लास्ट में हमारा धन्यवाद बोल दीजिए, और अगली डिबेट के लिए जब भी हम बुलाएं शायद आप हमारे साथ जरूर आएंगे हमारे स्टूडियो में बेबाक बातचीत करने के लिए। और किसी नेता के साथ कह रहे हैं कि सुनील प्रवक्ता है, ये ही डिबेट में क्यों आते हैं, तो हम भी कहना चाहेंगे शायद बीजेपी के कोई नेता हमारी बात सुन रहा है, पर्सनली फ़ोन भी कर चुके हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं डिबेट में किसान नेता के साथ तो हम तैयार हैं, और हम हमारे स्टूडियो में बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे किसान बिल और किसान मुद्दों को लेके। जी, क्या कहेंगे? तो मेरा तो यही निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि ये जो हम आंदोलन लड़ रहे हैं, ये आंदोलन देश को बचाने वाले किसानों, जवानों, नौजवानों, मजदूरों बनाम देश को बेचने वाले राजनेताओं और कॉर्पोरेट घरानों का आंदोलन है। ये आंदोलन फसल के साथ साथ आगे की नस्ल को बचाने का आंदोलन है। तो जब भी आप रात को सोएं तो मेरा सभी से निवेदन है, अपने छोटे बच्चों के बारे में सोच के जरूर सोएं। इस सरकार के पास हमारी अगली पीढ़ी को देने के लिए ना तो रोजगार है, ना ये खेती बाड़ी को फायदे का सौदा रहने देंगे। और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापार हैं, इनको बंद करा दिया है, लॉकडाउन के जरिए पूरे तरीके से बर्बाद करा दिया है। तो ये हम अगली नस्ल को बचाने का आंदोलन लड़ रहे हैं। इसलिए सभी भाइयों को तन मन धन से ये आंदोलन लड़ना चाहिए, और यदि हमारी शहादत भी हो जाती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात, एक मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब किसी का विनाश होना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है आज बीजेपी आरएसएस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बंगाल में इनको ट्रेलर दिखाया है। आप एक बात देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बंगाल के चुनाव में ममता हार गई अपनी सीट पे, लेकिन पैरेलली में बीजेपी पूरे प्रदेश में हार गई।
यदि ममता की इतनी लोकप्रियता होती और ममता ने बीजेपी को हराया होता, ममता बनर्जी जी ने, तो ममता बनर्जी खुद भी बड़े मार्जिन से जीतनी चाहिए थी, लेकिन वो हार गई। इसका मतलब यह है कि किसानों ने, आम जनता ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया है। यदि ये अब भी नहीं सुधरे तो आगे यूपी का भी चुनाव है, यूपी के चुनाव में भी इनका अच्छे तरीके से इलाज करेंगे। और आप छोड़ दीजिए इलेक्शन जीतने की बात, तो छोड़ दीजिए, सुधरने का तो कहीं दिख ही नहीं रास्ता। नहीं, मैं एक लास्ट परसों भिवानी में सिविल ड्रेस में पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे या गुंडे थे, बहन बेटियों तक को हमने सरेआम देखा है, पूरी जनता देख रही है। इसकी तो हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं इस तरीके की। अरे प्रेस रिपोर्टरों तक को पीटा गया है, किसान को पीटा गया है, बहन बेटियों तक को मारा गया है। तो ये तो हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता यही बोल रहे हैं सरासर गलत। मैं एक लाइन आखिरी बोल रहा हूं, ये जो गुंडे हैं बीजेपी आरएसएस के, इससे पहले कैमला में भी इनके गुंडों ने ही गुंडागर्दी करी थी, जो किसानों के ऊपर लाठियां चलाई थी, सर फोड़े थे। और इन्होंने एक बीच में बात बोली थी कि 26 नवंबर को हरियाणा सरकार ने कानूनी तरीके से पंजाब में किसानों को रोकने का प्रयास किया। अरे भाई, सड़क खोद के, लाठी चार्ज करके, आंसू गैस के गोले छोड़ के, इतनी ठंड में ठंडा पानी छोड़ के, ये आपका कानूनी तरीका है? कौन सा संविधान कानून आपने पढ़ा है? जरा हमें भी तो एक बार बता दो। आपने, सरकारों का काम होता है सड़कें बनाना, आपने सड़कें खोदने का काम किया। आप सबसे, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो यूपी होगा, ये हमारे देश का इतिहास रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी यूपी से साफ होगी वो पूरे देश की राजनीति से साफ हो जाती है। यदि ये चाहते हैं कि इनका सफाया हो यूपी के अंदर भी और फिर पूरे देश में, तो इनकी वो इच्छा भी पूरी कर देंगे, इनका वो काम भी कर देंगे और यूपी से बीजेपी का पूरे तरीके से सफाया कर देंगे। अब चुनाव जीतने की बात तो छोड़ दीजिए कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, इस बात को तो भूल जाइए। इनके प्रत्याशियों को वोट मांगने के लिए भी गांव में नहीं घुसने देंगे किसान। इस तरीके का माहौल है। जी 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 जी। तो सुनील जी, चलते चलते 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म कर दीजिए। भाई, मैं तो सिंपल ये कहना चाहूंगा कि ये सही बात है, डेमोक्रेटिक नेशन है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आपको वो जो पैरामीटर सेटअप है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी में अपनी बात कहने को अधिकार है। चलो आपको विरोध का अधिकार है, लेकिन पैरामीटर सुनील जी, चलो पैरामीटर की जहां तक बात आती है, चलो किसान गुंडागर्दी कर रहे थे, चलो आपकी बात पूरी कर देता हूं। आप किसान गुंडागर्दी कर रहे थे, मैं ये देखो, चलो आप अपनी तरफ से अपने शब्द चलो में मत डालो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझे आप। चलो मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिविल ड्रेस में आके गुंडे मारने लग जाएंगे। वहां वर्दीधारी आई है ना, वो बातचीत कीजिए, वो गिरफ्तार कीजिए। इतने बड़े बड़े लठ लेके वो मार रहे हैं बहन बेटियों को। देखिए, मैं ये कहता हूं, क्या है कि एक नाराजगी है किसान वर्ग में, वो इतना सीधा वो समझ नहीं रहा। वो सोचता है कि तू स्टेट से वैसे ही लड़ लेगा जैसे किसी पड़ोसी से लड़ता है। आपको विरोध का अधिकार है, लेकिन आपको सड़क पर साधनों को रोकने का अधिकार नहीं है। आपको विरोध का अधिकार है, लेकिन आपको किसी से मैन हैंडलिंग करने का अधिकार नहीं है। और ये सरकार के पास अधिकार है कि अगर आप किसी के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं तो सरकार फोर्स अप्लाई करके। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।